मई का महीना शुरू हो गया था। मेरे स्कूल में बच्चों के टर्म एग्जाम चल रहे थे। उन दिनों घर में शादी की चर्चाएं चल रही थीं। अभी पिछले महीने ही करीब 8-10 माह पूर्व का मेरा तय हुआ रिश्ता टूट गया था, जिसकी वजह अचानक से उनकी बढ़ी हुई मांगें थीं। मेरे पिताजी दहेज शब्द के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था, मैंने अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि वे अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर अपनी ससुराल को रोशन करें, न कि पिता के दिए दहेज से। हम 4 बहनें हैं, सभी उच्च शिक्षित सरकारी नौकरी में हैं। मैं भी खुद सरकारी स्कूल में शिक्षिका हूँ, लेकिन समाज में आज भी दहेज जैसी कुप्रथा दावानल की तरह बढ़ती जा रही है। पिताजी ने ये कहकर शादी से इनकार कर दिया कि जिस घर में मेरी बेटी से ज्यादा उसके साथ आए दहेज की अहमियत हो, उस घर मुझे अपनी बेटी नहीं देनी। उस रोज गर्मी ज्यादा होने की वजह से मेरे सिर में सुबह से ही दर्द हो रहा था। रही सही कसर कैंसिल हो चुके रिश्ते वाले लड़के की मां के फोन ने कर दी। मुझे समझाने की कोशिश में लगी थी कि मैं पिताजी को उन लोगों की शर्तों के साथ शादी के लिए मना लूं, जिस पर मैंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। मेरा दर्द बढ़ चुका था। तब मैं हाफ डे लीव लेकर घर जाने की सोची। तभी स्कूल विजिट पे कुछ अधिकारी आ गए, क्योंकि उस दिन स्कूल में कोई कैंप भी चल रहा था। अब लीव क्या मिलती, घर भी तब जाने को मिलता जब वो काफिला वहां से चला जाता। प्रिंसिपल ने लीव देने से साफ मना कर दिया था। इनको भी अभी टपकना था। मैंने गुस्से में बड़बड़ाते हुए एक बार उन लोगों की तरफ देखा। तब मैंने नोटिस किया कि उनमें से एक शख्स, जो देखने में खाते पीते अच्छे घर का सुदर्शन युवक लग रहा था, वो बड़ी तन्मयता से मुझे ही देख रहा था। देख तो ऐसे रहा है जैसे जिंदगी में पहली दफा लड़की देखी हो। मेरा बिगड़ा मूड और ज्यादा खराब हो गया। उसके बाद वो लोग जितनी देर वहां रहे, उस शख्स की निगाह बार बार मुझसे ही टकराती रही। उनके जाते ही मैंने चैन की सांस ली और प्रिंसिपल से इजाजत लेकर फौरन घर को निकल गई। उस वाक्य को गुजरे 2 दिन बीत चुके थे। मेरे दिमाग में वो सब कुछ निकल चुका था। तभी तीसरे दिन जब मैं लीव लेकर घर आई थी, तब मेरे फोन पर एक कॉल आती है। नंबर मेरे लिए अजनबी था। हेलो, मैंने पूछा। हेलो, दीपिका शुक्ला से बात हो सकती है क्या? उधर से बड़ी शाइस्तगी से लेकिन रोबीली आवाज में पूछा गया। जी हाँ, बोल रही हूँ। मैंने भी उतनी ही तमीज से जवाब दिया। मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी बोल रहा हूँ। आज आप स्कूल क्यों नहीं आई? आपकी कोई सेक्शन लीव भी रजिस्टर में उपलब्ध नहीं है। ये सुनकर मैं तो सन्नाटे में आ गई, क्योंकि तबीयत खराब होने के चलते मैंने प्रिंसिपल को फोन से लीव के लिए बोल दिया था, जो कि खुद उस दिन शहर में नहीं थे। मेरी नौकरी भी नई नई थी, इसलिए थोड़ा डर भी था। देखिए मैडम, ये आपकी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ, नहीं तो आपकी नई नवेली नौकरी में दाग लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। इससे ज्यादा शब्द ही नहीं थे मेरे पास बोलने को। कोई बात नहीं, पर अब से ध्यान रखना, खासकर अभी आने वाली 20 तारीख तक, क्योंकि मुख्यमंत्री मैडम की विजिट होनी है। अब की दफा आवाज में पहले जैसा रौब नहीं था। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? अगला सवाल आया। मैंने बता दिया। अब एक अधिकारी जो अभी अभी एहसान जता के हटा हो, उसे जवाब दिए बिना काम नहीं चल सकता था। उसके बाद तो वो जो कुछ भी मुझसे पूछ रहे थे, मैं हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देती रही। अचानक उन्होंने मुझसे पूछा, मैं तब से आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप अनकंफर्टेबल महसूस तो नहीं कर रही? पूरी रामायण वाँचने के बाद अब कंफर्ट अनकंफर्ट की याद आ रही है। मैंने मन ही मन खींचते हुए सोचा, आपने तो अब तक मेरा नाम भी नहीं पूछा। उधर से पूछा गया। सॉरी सर, दिमाग में ये बात नहीं आई। मैंने थोड़ा सटपटाते हुए कहा। सॉरी, थैंक यू, सब तो बोल चुकी। अब नाम पता जान के मैंने कौन सी रिश्तेदारी जोड़नी है आपसे? मन ही मन बड़बड़ाते हुए सोचा, आप शायद संकोचवश मुझसे कुछ नहीं पूछेंगी। चलिए मैं ही अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम शशांक मिश्र है, कानपुर का रहने वाला हूँ। घर में पिताजी और भाई भाभी हैं। पिछले वर्ष ही सिविल परीक्षा पास करके पहली पोस्टिंग यहाँ हुई है। अब की बार इतनी तसल्ली और अपनेपन से बात की जा रही थी, मानो हम कोई पुराने यार दोस्त हों। लग ही नहीं रहा था कि यही शख्स अभी कुछ वक्त पहले अपनी अफसरी झाड़ रहा था। उसके बाद बातचीत का रुख पढ़ाई लिखाई की ओर मुड़ गया
और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है जिस पर मैं नॉन स्टॉप पूरा दिन बोल सकती हूँ। बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। तभी मुझे ये एहसास हुआ कि पिछले आधे घंटे से जिसके साथ बकबक किए जा रही हूँ वो शख्स मेरे लिए नितांत अजनबी है। और उससे ज़्यादा अजीब ये लगा कि इतने बड़े पद पर बैठे शख्स मुझसे इतना मित्रवत व्यवहार क्यों कर रहा है। अच्छा सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। दिमाग में उमड़ते कन्फ्यूजन को दूर करने के उद्देश्य से मैंने बात का पटाक्षेप करना ही उचित समझा। ठीक है मिस, मुझे भी अब अपने ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी करेंगी? ये सवाल था या बम का गोला जो एक झटके से मेरे सर पर आ गिरा था। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की थी, तब जो धमाके हुए होंगे, कुछ वैसी ही गूंज मुझे मेरे कानों में इस वक्त सुनाई दे रही थी। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? उधर से फिर से पूछा गया। जी 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 हाँ, मैंने मुश्किल से हकलाते हुए जवाब दिया। ऐसा नहीं था कि मैं कोई बहुत ज़्यादा शर्मीली या घबराने वाली लड़की थी। अक्सर इस तरह के सवाल मेरे सामने आते रहते थे, पर वो दोस्ती या फ़ोन नंबर तक सीमित होते थे। ऐसे सवालों को हैंडल करना भी मुझे अच्छी तरह आता था। ये पहली बार हुआ था कि किसी ने पहली बार में ही शादी का प्रस्ताव रख दिया हो। तो फिर आप 2-3 दिनों में मुझे सोच समझकर जवाब दे दीजिएगा। दुआ करूँगा आपका जवाब पॉजिटिव आए, लेकिन अगर आपका जवाब इनकार में हो तो प्लीज भूल जाना कि कभी किसी शशांक ने आपको कॉल भी की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी या मेरी किसी तरह कोई बदनामी हो। शशांक ने आहिस्ते से कहा, ठीक है, लेकिन शादी जैसी चीज बिना देखे भाले या सोचे समझे तो नहीं हो सकती ना। न ही आपने मुझे देखा है और न ही मैंने आपको। तो ऐसे में मैं क्या फैसला करूंगी और मेरी शादी किससे होगी, इसका फैसला मेरे पेरेंट करेंगे। मैंने जल्दी से कहा और शायद मेरा दिमाग उस धमाके से उबर चुका था। मिस, आप मुझे और मैं आपको देख चुके हैं। 3-4 दिन पहले जो विजिट आपके स्कूल में हुई थी उसमें मैं भी था। जब मैंने आपको देखा तब आप भी मुझे ही देखकर कुछ बड़बड़ा रही थी, जो कि मैंने सुन तो नहीं पाई थी, पर यकीनन जो भी आप बोल रही होंगी वो आपके फेस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें कोस ही रही होंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो हमारे सिर में दर्द था इसलिए। वैसे कोई बात नहीं, मैंने जल्दी से कहा। अरे घबराइए मत, आपने एक नेचुरल रिएक्शन दिया था जो कोई भी सभ्य लड़की देती। बी इजी, डोंट बी फॉर्मल। और रहा सवाल आपके पेरेंट की पसंद का, तो पहले आप सोच विचार करके मुझे बताइए। क्या पता आपकी पसंद उनकी भी पसंद बन जाए। अच्छा, अब मैं रखता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय। इतना कहकर शशांक ने फोन रख दिया और मैं फोन कटने के बाद लगातार उसे घूरे जा रही थी। फोन रखने के बाद मैंने आंखें बंद करके सीट से पीछे टेक ली। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका था, अब जवाब इनको देना था। पता नहीं वो क्या जवाब दे। आंखें बंद करके मैं अतीत की यादों में खोसा गया। मैं इन दिनों अपनी ग्रेजुएशन के पहले साल में था। बचपन से सिविल सेवा में जाने का सपना देखा था, जिसके लिए अब असल मेहनत करनी थी, जो कि मैं कर ही रहा था। कोचिंग, सेल्फ स्टडी सब कर रहा था। उस दिन सुबह मैं कोचिंग के लिए लेट हो गया था। भागते भागते मैंने ऑटो पकड़ा था। उस ऑटो में एक महिला और मेरी हमउम्र एक लड़की बैठी थी। महिला किसी सम्भ्रांत परिवार की लग रही थी। उनका बैग जिस तरह से रखा था वो उन्हें बैठने में दिक्कत दे रहा था। वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। मैंने थोड़ा कोशिश करके उनका बैग एडजस्ट कर दिया। थैंक यू बेटा, महिला ने मुस्कुराकर मुझसे कहा। कोई बात नहीं आंटी, मैंने भी उसी मुस्कान के साथ उन्हें जवाब दिया। पढ़ते हो बेटा? आंटी ने अगला सवाल किया। जी आंटी, बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, मैंने जवाब में कहा। मेरी बेटी भी फर्स्ट ईयर में है, उन्होंने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस पर लड़की ने एक उचटती सी निगाह मुझ पर डाली और फिर वापस खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने भी नज़र भरकर उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर जैसे ही मेरी नज़र वापस पलटना ही भूल गई। सुबह की हल्की फुल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें उसका चेहरा दमक रहा था। उसके खिले खिले चेहरे पर मेकअप नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। मैं उन लड़कों में से नहीं था जो किसी भी लड़की को देखकर
फिसल जाते हों, लेकिन पहली बार मुझे किसी लड़की को देखकर उसको बार बार देखने को दिल कर रहा था। अब कानपुर कितना बदल गया है, हमारे जमाने में यहाँ कुछ नहीं था। आंटी की आवाज़ ने मेरी तंद्रा भंग की। जी आंटी, लगता है आप कानपुर में नहीं रहती। मैंने उन्हें जवाब दिया, हाँ बेटा, यहाँ मेरा मायका है। मैं तो आगरा में रहती हूँ। दूरी ज़्यादा होने की वजह से जल्दी आना नहीं हो पाता। आंटी थोड़ा उदास होते हुए बोली, आगरा तो बहुत खूबसूरत शहर है, वहाँ ताजमहल जो है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आगरा देखने की। मैंने आह भरते हुए कहा, तो कभी आना घूमने। आंटी ने कहा, इतनी देर से एक बार भी उस लड़की ने मेरी तरफ देखने की कोशिश ही नहीं की, जिस पर मैं अंदर ही अंदर झल्ला रहा था। वो लगातार बाहर देख रही थी, जैसे पता नहीं बाहर कौन से खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हों। मेरा स्टॉप आ चुका था, मुझे ना चाहते हुए भी उतरना पड़ा। उतरने के बाद भी उस लड़की का चेहरा मेरे दिल दिमाग से नहीं हट रहा था। फिर मैंने सिर झटक कर अपनी कोचिंग की ओर कदम बढ़ा दिए। रात को जब स्टडी से फ्री होकर सोने के लिए लेटा, तो छम से उस ऑटो वाली लड़की का चेहरा मेरी नज़रों में घूम गया। वो मेरी तरफ देखे बिना ही मेरा सब कुछ लूट कर ले गई थी। अपनी सोच पर खुद मुझे भी हंसी आ गई। अगले दिन सब कुछ भूलकर मैं फिर से पढ़ाई में डूब चुका था। आखिर मुझे सिविल सर्विसेज में जो जाना था। कॉलेज में मेरे साथ लड़कियां भी थीं, पर मैं किसी से ज़्यादा करीब नहीं आ पाया था। शायद मैं हर लड़की में उस ऑटो वाली को ढूंढता था। उन्हीं दिनों भाई की शादी हो गई, जिसके बाद घर वाले जल्द ही मेरी भी शादी कर देना चाहते थे, क्योंकि मेरे पिताजी को लगता था कि सिविल सेवा ज्वाइन करके उनका बेटा हाथ से निकल जाएगा। पता नहीं कैसी लड़की से शादी कर ले, लेकिन मैं बस अपने सपने को पूरा करने में जी जान से जुटा था। जब भी शादी की बात चलती, मेरे जहन में उस ऑटो वाली लड़की का चेहरा घूम जाता, फिर खुद पर हंसी आ जाती। जिसके बारे में मैं इस तरह सोच रहा हूँ, उसको तो मेरे अस्तित्व तक का एहसास नहीं होगा, क्योंकि शायद वो खुद में ही मग्न रहने वाली लड़की थी। और क्या मालूम, अब तक उसकी शादी भी हो गई हो। सबसे बढ़कर वो आगरा की रहने वाली है। इसके सिवा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो सिर्फ एक खूबसूरत एहसास बनकर हमेशा मेरे दिल दिमाग में रहने वाली थी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, जब मेरा सिविल एग्जाम का रिजल्ट आया, क्योंकि वो दिन मेरे जीवन में सबसे बड़ी खुशी और दुख दोनों लेकर आया। मेरा चयन सिविल सर्विसेज में हो गया था। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका था। मैंने अपना लक्ष्य भेद लिया था, लेकिन उसी दिन मैंने अपने जीवन के सबसे बड़े संबल, अपनी माँ को खो दिया। मैं अंदर से टूट चुका था। अब बस अपनी जॉब के जरिए देश समाज की सेवा करनी थी, और परिवार, शादी, इन सब से रुचि हट चुकी थी। ट्रेनिंग के पश्चात मेरी पहली पोस्टिंग कार्यक्रम अधिकारी के रूप में आगरा में हुई। ये उसका शहर था जो मेरी कुछ न होकर भी सब कुछ थी। क्या वो अब भी यहीं रहती होगी? हो सकता है उसकी शादी हो गई हो और वो किसी दूसरे शहर चली गई हो। ऐसे तमाम सवालों में उलझते हुए मैं आगरा आ गया। जिंदगी का सबसे टफ हिस्सा शुरू हो चुका था। मैं काम में पूरी तरह से डूब चुका था। खुद के लिए भी वक्त नहीं था मेरे पास। तभी मेरे साथ वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। एक रूटीन विजिट पर एक सरकारी स्कूल में गया था, जहां मुझे वो दिखाई दी। उसके रखरखाव और पहनावे से लग रहा था अभी उसकी शादी नहीं हुई है। आज भी उसका अंदाज उतना ही बेपरवाह था जितना कि पहले। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मुझे उसकी आंखों में मेरे लिए पहचान की जगह चिढ़न के भाव दिखे, जैसे मेरा उसकी तरफ देखना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हो। पर मैं फिर भी खुश था, क्योंकि वो इसी शहर में थी, मेरी नज़रों के सामने। मैंने टीचर से स्टाफ के बारे में जानकारी ली, तब पता चला उनका नाम दीपिका शुक्ला है। दिल तो कर रहा था कि उसको रोक कर पूछे, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो हमेशा तुम मुझे देखकर भी अनदेखा कर देती हो। पर हर पद की कुछ गरिमा होती है, और उस वक्त मैं सिर्फ शशांक नहीं, एक अधिकारी भी था, और मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना था। मैं सिर झटक कर अपने काम पर ध्यान देने लगा, लेकिन जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर पहुंचा, तो वो मेरे ख्यालों में फिर से आ गई। आज इतने बरसों के बाद मिली है, अब इसे तब की तरह खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तब मैं एक कॉलेज जाने वाला एक साधारण युवक था, परंतु आज एक प्रतिष्ठित पद पर आसीन व्यक्ति। लेकिन अगर आज भी उसने मुझे इग्नोर कर दिया, तब
इसी उधेड़बुन में 2-3 दिन गुजर गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि करूं तो क्या करूं। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कुछ करने की। 2 दिन बाद मैं फिर उसके स्कूल पहुंच गया। आज वो आई नहीं थी। मैं मन महसूस कर रह गया क्योंकि मैं उसको एक नज़र भर के देखना चाहता था। फिर औपचारिक बातचीत और विजिट के उपरांत मैंने अपने असिस्टेंट से कहा, सारे टीचर्स के नाम नंबर नोट कर लो। उसने वैसा ही किया। वापसी में उसने मुझसे पूछा, सर लिस्ट का क्या करना है? फिलहाल मुझे दे दो, देखेंगे क्या करना है इसका। कहकर लिस्ट मैंने ले ली। बार बार मेरी निगाह दीपिका के नाम और फोन नंबर पर चली जाती। हाउ फनी आई एम बिहेविंग लाइक अ कॉलेज गोइंग गाय। खुद के बारे में सोचकर मुझे हंसी आ गई। लेकिन फिर प्रेम का पल्ला भारी हो गया और मैंने उसको फोन करने की ठान ली। रिंग जा रही थी और मैं इस तरह नर्वस हो रहा था जैसे हाई स्कूल में पहली दफा प्रैक्टिकल वायवा देते वक्त हुआ था। सर आपकी कॉफी। प्यून की आवाज आई। सिर झटक कर मैं अतीत से वर्तमान में आ गया। अब फैसला उसको करना था। मैं तो उसको अभी ये भी नहीं कह सकता था कि मैं उसे कब से जानता था। 2 दिन का वक्त तो काटना ही था किसी भी तरह 2 दिन का वक्त भी था। पर दीपिका की कॉल नहीं आई। मैं सोच सोच कर उलझता रहा। आखिर क्या बात हुई होगी? शायद उसको समय नहीं मिला होगा या फिर अभी तक वो फैसला नहीं ले पाई होगी। मेरे पास इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। आखिर 1 हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद उसकी कॉल आई। शशांक जी, मेरे जीवन का हर फैसला लेने का अधिकार मेरे माता पिता को है। मेरी पसंद उनकी पसंद से कहीं भी बेहतर नहीं हो सकती। औपचारिक बातचीत के उपरांत उसने एक बम सा मेरे ऊपर गिरा दिया। एक पल को तो मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया। शायद यही मेरी परिणति है। मेरे जीवन में प्यार कभी नहीं आ सकेगा। कहते हैं ना, प्यार इंसान से कुछ भी करवा ले वो कम है। क्या मैंने गलत लड़की से प्यार कर लिया है? ये मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाएगी। पर कहते हैं ना, प्यार जिससे हो उसकी 100 खताएं माफ हैं। आज बड़े दिनों बाद मैंने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन किया था। उसमें कई नोटिफिकेशन अनरीड पड़े थे। मैंने उनको देखना शुरू किया। वहां शशांक की फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी थी। मैं यूं ही वो आईडी खोलकर देखने लगी। डिटेल से साफ था कि ये वो फोन वाले शशांक ही हैं। मैंने शशांक को अब तक ठीक से देखा तक नहीं था, तो अब जब देखा तो लगा कि वो अच्छी शक्ल सूरत और कुलीन परिवार से हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो उनमें वो सब गुण थे जो मध्यम वर्गीय परिवार में हर लड़की का पिता ढूंढता है। अच्छी शक्ल, अच्छा घर, अच्छी जॉब, सब कुछ तो है इनके पास। शादी के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी होगी। फिर ये क्यों किसी लड़की के पीछे जाएंगे शादी का प्रपोजल लेके? मैंने उठकर खुद को आईने में निहारा। मैं कोई आसमानी अप्सरा तो नहीं हूँ जो कोई मुझ पर ऐसे ही फिदा हो जाए। मैंने शशांक को अपना जवाब दे दिया था, पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये जानने की बेचैनी थी कि जहाँ लोग कई साल तक एक दूसरे को परखने के बाद शादी जैसे महत्वपूर्ण फैसले को ले पाते हैं, वहीं शशांक जी ने मुझ में ऐसा क्या देख लिया जो अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला चुटकी बजाते ही ले लिया? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं समझ पा रही? क्या मैंने उनको जल्दी जवाब देकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया? ऐसे बहुत से प्रश्न थे जो मेरे दिमाग को मथ रहे थे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अपने इन प्रश्नों के उत्तर कैसे पाऊं। दिल कह रहा था मुझे एक बार शशांक जी से बात करनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, नारी सुलभ लज्जा। बस लड़कियां सहज अपने मन की बात कर नहीं पाती। मैं बस सोच कर ही रह गई। मैं अब शायद ज्यादातर समय में शशांक जी के बारे में ही सोचती रहती। करीब 1 माह के उपरांत शशांक जी और मेरा फिर से आमना सामना हुआ। वैसे तो न्यूज़पेपर में आए दिन उनकी तस्वीरें छपती रहती थीं, कहीं किसी विजिट या समारोह की। लेकिन आज तो प्रदर्शनी पंडाल में लगे हमारे विभागीय स्टॉल की विजिट करने आए थे। मैं जानबूझकर पीछे हो गई। पता नहीं क्यों मैं उनका सामना करने से कतरा रही थी। वो भी जब आए तो जो सीनियर टीचर्स आगे खड़े हुए थे उनसे हमारे विभाग के न्यू वेंचर एंड विजन की जानकारी लेकर आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, जैसे मेरे वजूद से उस वक्त कोई सरोकार ना हो। मैंने खुद को ही झिड़का कि जो रवैया मैंने उनके साथ अपनाया उसके बाद मैं उनसे अच्छे रिस्पांस की उम्मीद कर भी कैसे सकती हूँ। दोपहर 3 बजे से शुरू हुई बारिश अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शाम 5 बजे मेरी ड्यूटी स्टॉल से ऑफ हो चुकी थी, लेकिन अब 5:30 बज चुके थे और मुझे घर जाने के लिए
कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा था। ये प्रदर्शनी मेरे घर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक कस्बे में लगी थी। स्टॉल से ऑटो स्टैंड तक आने में ही मैं काफ़ी भीग चुकी थी, लेकिन इतनी बारिश में स्टैंड पर भी ऑटो नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं घर कैसे पहुंच पाऊंगी। ऊपर से काले काले बादलों की वजह से दिन में ही रात का एहसास होने लगा था। अब अंदर से मुझे घबराहट होने लगी थी। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने कहा, मैडम रात होने वाली है, सर बोल रहे हैं आपको आपके घर छोड़ देते हैं। कौन सर? ये सोचते हुए मैंने ड्राइवर के पीछे सीट पर बैठे शख्स को देखा। वो शशांक ही थे। मैंने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो ड्राइवर ने अपने बाजू वाला गेट खोल दिया और मैं चुपचाप ड्राइवर के बगल में बैठ गई। थैंक यू सर, मैंने धीमे से कहा। हम उधर से बस एक इतना ही जवाब आया। हम लोग आधे से ज़्यादा दूरी पार कर चुके थे। तभी ड्राइवर के फ़ोन पर एक कॉल आई, जिसको सुनकर वो बहुत विचलित नजर आने लगा था। क्या बात है रामेंद्र, किसका फ़ोन था? शशांक ने पूछा। सर मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है, रामेंद्र ने रुआंसे स्वर में जवाब दिया। सर आपको और इन मैडम को घर छोड़कर मैं अभी दिल्ली के लिए निकलूंगा। हमको छोड़कर? क्या रामेंद्र, हम बच्चे नहीं हैं जो घर का रास्ता भूल जाएंगे। हम खुद भी घर जा सकते हैं। तुम यहाँ से सीधा बाईपास लो और जो भी बस मिले उससे दिल्ली पहुँचो और ये लो कुछ पैसे बेटे के इलाज के लिए, और ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मांग लेना। शशांक ने रामेंद्र की बात काटते हुए कहा, धन्यवाद सर, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। वहाँ मेरा भाई और साला दोनों हैं, उन्होंने कुछ न कुछ पैसों का इंतजाम कर ही लिया होगा। रामेंद्र ने धीमे से कहा, देखो रामेंद्र, ये तो अच्छी बात होगी जो उन लोगों ने पैसे का इंतजाम कर लिया होगा, लेकिन ऐसे मौक़ों पर पास में जितना भी धन हो उतना कम है। इस वक्त पैसों की चिंता छोड़ अपने बेटे की सोचो, शशांक ने समझाते हुए कहा। शुक्रिया सर, भगवान आपको जीवन में हर खुशी दे, पैसे लेते हुए रामेंद्र ने रुआंसे स्वर में कहा। रियली ही इज इट टू सॉल। मैं भी मन ही मन शशांक जी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। तब तक हम लोग हाईवे पर आ चुके थे और किस्मत से तभी वहाँ एक बस भी आ गई, जिसे शशांक ने खुद रुकवाया और रामेंद्र को उसमें बैठा के दिल्ली रवाना कर दिया। अब ड्राइविंग सीट पर शशांक खुद आ चुके थे। आपका घर कहाँ पर है? मैं जो अचानक चुपके कनखियों से शशांक को देख रही थी, अचानक उनके सवाल से चिहुक गई। जी, अर्जुन नगर में, मैंने जवाब दिया। सॉरी, मैंने धीमे से कहा। किस बात के लिए? शशांक ने पूछा। पता नहीं, पर मेरे दिल ने कहा कि मुझे आपसे सॉरी करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस कॉल को किस तरह जस्टिफाई करूं। आपको किसी भी बात के लिए सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, शशांक बोले। आप मुझसे नाराज हैं ना? मैंने सवाल किया। नहीं तो मैं क्यों आपसे नाराज होने लगा? उन्होंने उल्टा सवाल कर दिया। तो आज आपने मुझे स्टॉल पर देखकर भी अनदेखा क्यों कर दिया? मैंने फिर पूछ लिया। देखो दीपिका, उस वक्त वहाँ तुम और मैं नहीं, हम दो पदेन व्यक्ति थे जिन्हें अपने पद प्रतिष्ठा और गरिमा का ध्यान रखना था। शशांक ने सफाई दी। उनका इस तरह मेरा नाम लेना और आपकी जगह तुम कहकर संबोधित करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक अपनेपन का एहसास हो रहा था। रामेंद्र के लिए बस रुकवाने और उसे बस में बैठाने के चक्कर में शशांक जी भी काफ़ी भीग चुके थे। उन्हें अब लगातार छींकें आ रही थीं। एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने धीमे से पूछा। कहिए, उन्होंने कहा। मुझे घर छोड़ने से पहले आप अपने घर चलिए, क्योंकि आप अब थोड़ी देर और इन गीले कपड़ों में रहे तो आप पक्का बीमार पड़ जाएंगे। मैंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, शशांक ने जल्दी से कहा। मुझे तो आप कहीं से भी ठीक नहीं लग रहे, और अगर आपको जल्दी है मुझे छोड़ने की तो शहर शुरू होते ही आप मुझे कहीं भी उतार दीजिएगा, मैं चली जाऊंगी और आप सीधे घर जाकर चेंज कीजिए और एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीजिएगा। मैंने शशांक की बात काटते हुए कहा। मैं इस तरह आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। शशांक ने विरोध किया। तो फिर मेरी बात मानिए और अपने घर चलिए, मैंने कहा। ठीक है, शशांक ने हार मानते हुए कहा। मैं धीमे से मुस्कुरा दी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा था, पर मुझे शशांक का साथ अच्छा लग रहा था। तभी घर से फोन आ गया।
मैंने उनको बता दिया मुझे लिफ्ट मिल गई है और मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। हम लोग जब शशांक के घर पहुंचे तो पता चला उनका हाउसकीपर कुछ सामान लेने मार्केट गया हुआ था और अब तक बारिश के चलते आ नहीं पाया था। आप बैठिए, मैं 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ, फिर आपको घर छोड़ देंगे। शशांक भीतर जाते हुए बोले। 1 मिनट शशांक जी, आपका किचन किधर है? मैंने शशांक जी से पूछा। क्यों, कुछ चाहिए क्या? आप बताइए, मैं ला दूंगा। शशांक ने ठिठकते हुए पूछा। नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, पर सोच रही थी जब तक आप चेंज करेंगे तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। मैंने ठहरकर जवाब दिया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप गेस्ट हैं, आप आराम से बैठिए। शशांक बोलकर आगे बढ़ गए। जरूरत है, और आपको इस तरह देखकर मैं आराम से नहीं बैठ सकती। मैंने बिना सोचे समझे एक झटके से जो मुंह में आया बोल दिया। आगे बढ़ते हुए शशांक एक झटके से रुके और पलटकर हैरानी से मुझे देखने लगे। लगता है हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी कर गई। शशांक को मेरी तरफ इस तरह देखते हुए सोचा, आइए मैं आपको किचन दिखाता हूँ, लेकिन वहाँ कौन सी चीज़ कहाँ रखी है मैं नहीं बता पाऊंगा। शशांक ने कहा। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगी सब, मैंने रसोई में घुसते हुए कहा। जब तक शशांक नहाकर चेंज करके आए तब तक मेरी चाय भी बन चुकी थी। चाय तो आप काफ़ी अच्छी बना लेती हैं। चाय का सिप लेते हुए शशांक बोले। थैंक यू। मैं भी मुस्कुराकर तारीफ वसूली। चलिए अब आपको घर छोड़ दूं। चाय पीकर वो उठ खड़े हुए। घर के बाहर जब उन्होंने मुझे ड्रॉप किया तो मैंने उन्हें अंदर आने को कहा, लेकिन वो फिर कभी आऊँगा बोलकर चले गए। रात को सोने से पहले शशांक जी के साथ बिताया एक एक पल आंखों के सामने आ गया। वो क्या कर रहे होंगे, सो गए होंगे या मेरी तरह आज के बारे में सोच रहे होंगे। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ उनके बारे में? ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया? खुद ही सोचकर हंसती रही। मैंने फ़ोन उठाया और गुड नाइट का टेक्स्ट मैसेज लिखकर उनको सेंड कर दिया और सो गई। सुबह उठकर जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर स्कूल के लिए निकल दी। जाते समय रास्ते में याद आया कि कल मैंने शशांक जी को मैसेज किया था। उन्होंने देखा होगा, क्या सोचा होगा, अचानक मुझे क्या हो गया? कहीं मैं जबरदस्ती उनके गले तो नहीं पड़ रही? मैंने अपना फ़ोन निकालकर चेक किया। एक न्यू मैसेज का नोटिफिकेशन आया हुआ था। मैंने धड़कते दिल से मैसेज ओपन किया। शशांक की तरफ से भी गुड नाइट लिखकर भेजा गया था। हद है, मैं भी ना कितनी बड़ी पागल हूँ। एक मैसेज करके फट से सो भी गई। थोड़ा सा वेट भी नहीं किया गया मुझसे। खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन अगर जाग भी रही होती तो कौन सा झंडे गाड़ देती? उन्होंने भी तो गुड नाइट का जवाब गुड नाइट दे दिया। अब उसके आगे बोलने को बचता भी क्या? मैं अपने दिल को खुद ही दिलासा दे रही थी। मैं जितना सोचती कि शशांक जी के बारे में नहीं सोचूंगी, उतना ही ज्यादा ख्याल आता। रोज सोचती आज उनसे बात करूंगी, लेकिन ऐन वक्त पे हिम्मत जवाब दे जाती। उधर से भी मुकम्मल खामोशी थी। उस दिन के गुड नाइट के रिप्लाई के बाद कोई मैसेज नहीं आया था। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में एक हफ्ता बीत गया, पर उधर से कोई मैसेज ना आया था। थक हार कर मैंने ही एक अच्छा सा मोटिवेशनल मैसेज भेज दिया। उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैसेज भेजने के 1 घंटे के अंदर कम से कम 100 बार मैंने मोबाइल चेक किया होगा, लेकिन उधर से कोई रिएक्शन रिप्लाई नहीं आया। अब मुझे खींच आने लगी थी। खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा अधिकारी समझने लगे हैं। ना जवाब दे, यहाँ कौन सा कोई मरा जा रहा है उनके जवाब के लिए? खुद से ही बात करते करते पता नहीं कब नींद की वादियों में उतर गई। सुबह उठकर सबसे पहले फ़ोन ही चेक किया, लेकिन उसमें कोई मैसेज नहीं आया था। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मुझे किस बात की खींच हो रही है। मेरे मिजाज में भी कुछ चिड़चिड़ाहट आ गई थी। दोपहर को जब स्कूल से घर लौटी तो खा पी कर सो गई। अभी ठीक से झपकी भी नहीं लग पाई थी कि अचानक से किसी ने मेरी पीठ पे एक थप्पड़ जमा दिया। मैं हड़बड़ाकर गुस्से से उठी, लेकिन सामने मौजूद इंसान को देखकर सारा गुस्सा सोडे के झाग की तरह बैठ गया। ओए कुंभकर्ण, उठ, कितना सोएगी? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड निकिता थी। अभी अभी जस्ट लेटी थी। मुझे क्या पता था कि चिड़ियाघर वाले
इस बंदरिया को इतनी दोपहर में भी खुला छोड़ देते हैं। हम एक दूसरे से कुछ इसी अंदाज में बात करते हैं। निकिता और मैं बचपन की सहेलियां थीं। सच कहूं तो वो मेरी दोस्त कम बॉडीगार्ड ज़्यादा थी। जहां मैं क्लास की टॉपर स्टूडेंट थी, वहां निकिता एवरेज थी। लेकिन इस सब को हमारी दोस्ती से कोई लेना देना नहीं था। अभी 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ मुंबई चली गई थी। अभी कल ही मायके आई थी और आज मेरे सामने बैठी थी। उसके बाद हम सहेलियों की बातें जो शुरू हुई तो दोपहर से शाम हो गई और हमें पता भी नहीं चला। बात करने के बीच में आदतन बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी। क्या बात है बन्नो रानी, बड़ा फ़ोन पे नज़रों करम फरमा रही हैं। कौन है वो जिसके लिए तब से बार बार फ़ोन को चेक करना पड़ रहा है? निकिता ने मजाकिया अंदाज में मुझे छेड़ा। कोई नहीं है, तू भी ना पता नहीं क्या क्या सोच लेती है, मैंने सकपकाते हुए कहा। मैं जानती थी निकिता से मेरे मन की बात छुपी नहीं रह सकती थी। आखिर वो मेरे बचपन की दोस्त थी। हम एक दूसरे की रग रग से वाकिफ थे। बेटा तू ना बस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया कर, मुझे मत पढ़ा। मैं तेरी अम्मा हूँ इन मामलों में। अब फटाफट अपना मुखारबिंद खोल और पूरी राम कहानी सुना डाल। निकिता भी अपने नाम की वन पीस आइटम थी। फिर मैंने अब तक जो हुआ सब उसे बता दिया, पहले फ़ोन से लेकर अब तक के टेक्स्ट मैसेज तक। बेटा कहानी तो पूरी समझ आ गई, लेकिन किसको किससे प्यार है ये पल्ले नहीं पड़ा। पहले लगा शशांक जी को तुझ में इंटरेस्ट है, लेकिन अब लग रहा है आग बराबर लगी है दोनों तरफ। सामने रखे समोसों से इंसाफ करते हुए बोली। उनको कहाँ इंटरेस्ट है मुझ में। मैं जब कोई मैसेज करती हूँ तो बस उसका रिप्लाई आ जाता है। कभी अपनी तरफ से भी तो मैसेज कर सकते हैं ना, मैंने भी तुनकते हुए कहा। अरे मेरी लाडो, वो बंदा किस पोस्ट पे है तुझे मालूम है ना? हो सकता है उसको फुर्सत ही ना होती हो इतनी, और ये भी हो सकता है कि उनको ये डर लगता हो कि किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। बट आई एम श्योर उसको तुझसे प्यार हो गया है, निकिता ने समझाते हुए कहा। खाक प्यार हुआ है? अगर प्यार हुआ होता तो मुझसे कहते ना कि एट फर्स्ट साइड आई एम फॉल इन द लव विद यू। उनको तो बस शादी की पड़ी थी। ऐसे थोड़े ना होता है कि बस सीधे शादी कर लो यार, पहले प्यार होता है, फिर इजहार इकरार होता है, प्यार के मीठे मीठे पल आते हैं, तब शादी वादी का प्लान बनता है। मैंने मुंह बिचकाकर कहा। अबे गधी, तुझे टीचर किसने बना दिया? प्यार का अल्टीमेटम गोल क्या होता है? शादी ही ना। तो तुझसे वही तो पूछ रहे थे। हद है, लगता है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते तेरा खुद का दिमाग भी बच्चों जैसा हो गया है, निकिता ने गुस्से में घूरते हुए कहा। लेकिन अब तो वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैंने भी जल्दी से कहा। ओफो मेरी अम्मा, तू समझती क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता वो तुझे इग्नोर जैसा कुछ कर रहे हैं। आई थिंक वो तेरी ही बात की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तूने ही तो बोला था ना कि तू अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करेगी। उन्होंने बोला कि अगर तुम इनकार करोगी तो वो कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। अब तुझे क्यों इतनी चुल मची है उनसे बात करने की? निकिता ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। अगर उनको मेरे रास्ते में आना ही नहीं था तो पहले फ़ोन पर वो सब क्यों बोला? अच्छी खासी लैब चल रही थी, अब बिना मतलब दिमाग घूमता रहता है। और मैंने कौन सा गलत बोल दिया? हर लड़की अपने माता पिता की मर्जी से शादी करती है। अगर उनको कोई फीलिंग्स थी भी तो वो मेरे पापा से बात नहीं कर सकते थे? मैंने भी गुस्से से कहा। कर सकते थे, लेकिन पहले ये जानना भी तो जरूरी था कि तेरे मन में क्या चल रहा है। निकिता ने वकीलों वाले अंदाज में जिरह शुरू कर दी। यार अब ये बहस करना बंद कर और मुझे बता कि अब मैं क्या करूं? मैंने हथियार डालते हुए कहा। देख, अगर तेरे मन में कोई फीलिंग्स आ रही है तो मुझे लगता है कि तुझे उससे बात करनी चाहिए। शादी का फैसला लेने से पहले उस इंसान को ठीक से जांच परख ले। आखिर ये तेरी पूरी लाइफ का सवाल है, उसने अपनी तरफ से बड़े बुजुर्गों की तरह समझाते हुए कहा। हाँ यार, तू ठीक बोल रही है, लेकिन मैं उनसे बात कैसे करूं? मैंने सर खुजाते हुए पूछा। किसका है ये तुमको इंतजार? मैं हूं ना, देख लो इधर भी एक बार मैं हूं ना। निकिता अब लहक लहक कर गाने लग गई थी। चुप कर जा बेसुरी, एक तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऊपर से तेरा ये बेसुरा आलाप। मैंने झुंझलाकर कहा। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, तन्हा ही जी लेंगे हम जब है तन्हा मरना। निकिता अब गाने के साथ साथ एक्टिंग भी करने लगी थी। नौटंकी की दुकान, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। चल जा, अपना फ़ोन तो दे, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है।
अचानक उसने गाना बंद करके मेरी तरफ हाथ फैला दिया। मैंने उसे फ़ोन दे दिया। वो थोड़ी देर फ़ोन में कुछ ढूंढती रही, फिर उसने कॉल लगा दी। हेलो शशांक जी, उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए आंख मारते हुए बोला। कमीनी, नालायक। मैं बस कसमसा कर उसे कोसती ही रह गई। जी, मैं दीपिका की बेस्ट फ्रेंड निकिता हूँ। निकिता ने स्माइल चिपकाते हुए कहा। उधर से क्या बोला गया मैं नहीं जान पाई। मुझे भी, मैं और दीपिका बचपन से साथ पढ़े हैं। शादी के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ। कल ही आगरा आई हूँ। आज दीपिका से मिलने आई तो उससे आपके बारे में सुना। अच्छा, एक्चुअली मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। मजाल है जो मेरे लगातार घूरने को उसने नोटिस कर लिया हो। आपने दीपिका को शादी के लिए पूछा था ना, तो मुझे लगता है कि पहले आप लोगों को एक दूसरे को समझना होगा। आखिर ये आप दोनों की लाइफ का सवाल है। मैंने ठीक कहा ना? उधर से कुछ कहा गया। हाँ, तो क्या आप कल शाम मेरे घर पर आ सकते हैं? प्लीज, दीपा भी आएगी। आप लोग आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म की जा सकती हैं। प्लीज मना मत कीजिएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट। आई विल वेट फॉर यू। बाय, नाइस टू टॉक यू विद यू। क्या? अब मुझे घूरना बंद कर और कल के बारे में सोच। बेटा, आज जो तू मुझे कोस रही है ना, कल को तेरी शादी शशांक जी से होगी ना, तब तू सबसे ज्यादा दुआ मुझे ही देगी। चिंता मत कर, तुझे तेरे प्यार से मिलवाऊंगी हर हाल में। वो अपनी ही तरंग में बोली। ओए हड, किसने बोला मुझे प्यार है? मैंने तुनकते हुए कहा। अच्छा, तो तेरा कोई सीन नहीं है? काश मेरी शादी ना हुई होती तो मैं कर लेती शादी इस बंदे से। हाय, कितनी हॉट वॉइस है, देखने में भी हीरो जैसा है। तेरी जगह मैं होती ना तो अब तक शादी हनीमून सब हो चुका होता। उफ डैडी जी, क्यों इतनी जल्दी पड़ गई आपको मेरी शादी की? निकिता ने झूठी आह भरते हुए कहा। चुप कर जा बेशरम, कुछ भी बोलती है। शशांक जी वैसे नहीं है जैसा तू समझ रही है। बहुत सॉवर इंसान है, कुछ भी मत बोल उनके बारे में। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा। अच्छा जी, अभी से इतनी सैड? सही है बेटा, प्यार है नहीं और मुफ्त में पॉजिटिव हुआ जा रहा है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार ही अब सब कुछ हुआ। जिंदगी हमें तेरा इंतजार ना रहा। निकिता की नौटंकी फिर शुरू हो चुकी थी। ओ भटकती आत्मा, इंतजार नहीं, एतबार। एतबार ना रहा। मैंने उसे सही करने की कोशिश की। निकिता ऐसी ही थी, किसी भी गाने की टांग तोड़ना तो कोई इस लड़की से सीखे। निकिता अपने घर जा चुकी थी और पीछे मुझे यहाँ सोचने के लिए छोड़ गई थी। क्या बात है बेटा, तुम खाना ठीक से क्यों नहीं खा रही हो? माँ के टोकने पर मैंने ध्यान दिया कि मैं तब से बस प्लेट में चम्मच चला रही थी, लेकिन खाया कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं माँ, वो बस बच्चों की मंथली टेस्ट आने को हैं तो उसके बारे में ही सोच रही थी। अरे इतना भी क्या सोचना कि खाना पीना भूल जाओ। माँ ने मीठी झिड़की के साथ कहा। ठीक है माँ, खाती हूँ। इतना बोलकर मैं खाने में जुट गई। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई और एफएम चालू कर दिया। अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज गूंज उठी। उन्हें ये नहीं सूट करता आज, ये सोचकर मैंने चैनल बदल दिया। अब की बादशाह का रैप सुनाई पड़ा। नहीं यार, ये भी नहीं सोचकर अगला चैनल स्विच किया तो वहां पवन सिंह अपनी आवाज का जलवा बिखेर रहे थे। मैंने चिड़चिड़ाकर एफएम बंद कर दिया। हद है यार, फिल्मों में तो ऐसे मौके पर मस्त गाना बज जाता है, लेकिन यहाँ नहीं बज सकता। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। सोचा निकिता ही होगी, उसने ही मुझे रात को कॉल करके परेशान करने का ठेका ले रखा है। अब क्या बाकी रह गया? मेरी तो तूने ऐसी मिट्टी पलीत की है कि क्या बोलूं। तू ना किसी दिन मेरी जान लेके ही मानेगी। क्या जरूरत थी शशांक जी के सामने अपनी चोंच खोलने की? पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। फोन उठाते ही मैं शुरू हो गई। अरे अरे, मैं आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रहा। रिलैक्स, ये निकिता नहीं शशांक जी थे। गई भैंस पानी में, मैं बस सोच कर ही रह गई। और हाँ, आपकी दोस्त बहुत अच्छी हैं। सी इज सच ए वंडरफुल एंड क्यूट पर्सन। वो तारीफ कर रहे थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जी, मैंने बस हामी भर के अपनी नाराजगी जाहिर की। एक्चुअली आपकी दोस्त ने कल इनवाइट तो किया, लेकिन अपना एड्रेस तो बताया ही नहीं, न ही कोई नंबर दिया जो मैं उनसे पूछ लेता। इसलिए मैंने फ़ोन किया आपके पास। उन्होंने अपने फ़ोन करने का मकसद बताया। मैंने आपको एड्रेस समझा दिया। ठीक है,
आप अपनी दोस्त को बता दीजिएगा कि मैं कल शाम 6 बजे तक आ पाऊंगा। जी बता दूंगी। ओके। अब आप आराम करिए, रात काफ़ी हो गई है। इतना कहकर फ़ोन रख दिया गया। ये क्या बात हुई? मतलब की बात की और फ़ोन रख दिया। थोड़ा और बात कर लेते तो इनका क्या चला जाता। खड़ूस कहीं के। सारे मूड की लंका लगा दी। मैंने भी बड़बड़ाते हुए फ़ोन पटक दिया। मेरा गुस्सा उतर नहीं रहा था। तभी फिर से फ़ोन बज उठा। अब की निकिता ही थी। क्या है? मैंने एकदम खा जाने वाले अंदाज में कहा। ओ जंगली बिल्ली, तू तो हरदम अटैक के मूड में रहती है क्या? अच्छा छोड़, तू अभी मुझे अपने शशांक जी का नंबर दे। निकिता भी अपने नाम की होने की पीस थी। क्यों, तुझे क्या करना है उनके नंबर का? मेरा मूड अपसेट था तो उसके मजाक भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वो क्या है ना, अगर तू उनसे गुल्लू गुल्लू नहीं करना चाहेगी तो मैं ही इल्लू इल्लू कर लूंगी। उधर से बड़ी अदा से कहा गया। चुप जा बेशरम, अपना ना सही कम से कम विकास जी का तो ख्याल कर लेती। मैंने उसे लताड़ लगाते हुए कहा। हाय, वो तो मेरे फॉरएवर हैं। अच्छा सुन, कल ना सुबह लाला राम की जलेबी और भगत की बेड़ई लेती आना। फिर दोपहर का सोच लेंगे क्या बनाना है, और शाम को तो तू अपने उनके लिए बनाएगी तो उसी से हम भी काम चला लेंगे। उधर से पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया गया। ओ मैडम, कल मैं स्कूल जाऊंगी। ये जलेबी और बेडई खुद ही लेकर आना। मैंने साफ लाल झंडी दिखा दी थी। ओ हाँ हाँ हाँ, अगर आप कल स्कूल नहीं गई तो आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी। कस के ताना मारा गया था। ताने दे रही है? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। कल मम्मी पापा और भाई सब गांव जा रहे हैं एक फंक्शन के लिए। मुझे भी अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन कल तो मुझे हर हाल में अपनी हीरोइन को उसके हीरो से मिलवाना है, इसलिए जानबूझकर सीढ़ियों से गिरकर खुद को चोट लगवा ली ताकि जाना ना पड़े। मम्मी मेरी वजह से रुक रही थीं, पर मैंने उनको कहा कि दीपिका को बुला लूंगी, वो मेरा ख्याल रख लेगी। अब चुपचाप सुबह आ जाना, समझी? मुझे उस पर प्यार आने लगा था। वो ऐसी ही थी, बड़े दिल वाली। अच्छा बाबा ठीक है, आ जाऊंगी। और क्या लाऊं? मैंने बड़े लाड़ से कहा। बस बस, ज्यादा चाशनी मत टपका। चल अब दूसरी मतलब की बात कर। फटाफट शशांक जी का नंबर दे। मैंने उनको इनवाइट कर दिया, पर एड्रेस और टाइम का तो बताया ही नहीं। निकिता बोली। मेरी बात हो गई है उनसे, एड्रेस बता दिया है तेरा, और वो शाम 6 बजे तक आएंगे। मैंने उसको बताया। क्या बात है, मेरी बन्नी तो बड़ी स्मार्ट होती जा रही है। चल फिर भी नंबर दे, निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसे नंबर दे दिया और कल के बारे में सोचकर मुस्कुरा दी। फिर कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। खाना खाने के बाद हाउसकीपर सतीश को कॉफी लाने के लिए बोलकर मैं बाहर गार्डन में आ गया। बाहर पूनम का चांद अपनी पूरी छब के साथ आसमान में विराजमान था। मौसम बदल रहा था। फिजा में हल्की हल्की ठंडक आ गई थी। चांद की ओर देखते हुए मैं पिछले दिनों हुए बाकियों के बारे में सोचने लगा। क्या सचमुच वो मेरे बारे में सोचने लगी है, जैसा उसकी दोस्त ने कहा? उस दिन जब प्रदर्शनी स्टॉल पर दिखी तो लगा जैसे वो ही मुझसे छुपना चाह रही हो। मैंने भी उसकी परेशानी समझते हुए वहां ज्यादा रुकना ठीक नहीं समझा, लेकिन जब ऑटो स्टैंड पर उसे परेशान हाल में खड़ा देखा तो रहा नहीं गया। सोचा ड्राइवर के साथ इसे घर भिजवा दूंगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। जब गाड़ी में हम दोनों थे तो दिल कर रहा था कि काश ये सफर कभी खत्म ना हो। उसने जब कहा कि मुझे ऐसे नहीं देख सकती, तो सच में मेरे दिल से भी यही आवाज आई कि मैं अब खुद को तुमसे दूर नहीं देख सकता। खुद भीगी हुई होने के बावजूद उसे मेरी फिक्र ज्यादा थी। दिल तो कर रहा था उसे अभी बाहों में भरकर दुनिया से छुपा लूं। प्यार मेरे दिल में भी बहुत है जो मुझे उस पर लुटाना है। इसलिए मैंने उससे सीधे शादी की बात कही, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब देखता हूँ कल क्या होता है। तभी फोन बज उठा। देखा तो भैया का फोन था। हेलो चरण स्पर्श भैया, कैसे हो? घर में सब ठीक हैं? बाबूजी की तबीयत कैसी है? मैंने एक सांस में सारे प्रश्न पूछ डाले। सब बढ़िया है छोटे, तू बता कैसा है? टाइम पर खाना खाता है कि नहीं? इतना भी काम में मत डूब कि तुझे अपनी सेहत की भी परवाह ना हो। बड़े भाई की डांट में भी प्यार छुपा होता है। हाँ भैया, टाइम पर खाता पीता हूँ। सतीश पूरा ध्यान रखता है, मैंने भैया की तसल्ली दिलाते हुए कहा। मैं पिछली दफा जब आया था तो उसको हिदायत दे के आया था तुम्हारा ख्याल रखने को, भैया ने बताया।
अच्छा चल अब तू आराम कर, मैं फिर बात करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैं भी उठकर अंदर चल दिया। आज पूरा दिन हम दोनों सहेलियों ने खूब मस्ती की थी, लेकिन रह रह कर मेरी नज़र घड़ी पर ही चली जाती। आय हाय क्या बात है। इंतजार हो रहा है कि कब 6 बजे और मैं अपने पिया जी से मिलूं। वो अपनी आदत के मुताबिक शुरू हो गई थी। कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी जो तुमसे वो दिल की बात। चुप कर जा पागल, कुछ भी बोलती है। मैंने उसे प्यार से झड़क दिया। यही बातों बातों में 6 बज गए। 6:15 पर डोरबेल बजी तो बोली, कुंडी खोल हीरोइन। तेरा हीरो मेरे गेट पे आया। मैं उसे घूरते हुए गेट खोलने को बढ़ गई। गेट पर शशांक जी ही थे। आज वो हमेशा से अलग लग रहे थे। अब तक जितनी तस्वीरों और सामने से उनको देखा था, वो हमेशा फॉर्मल ड्रेस में ही नजर आए, लेकिन आज वो कैजुअल वियर में थे। ब्लू फेडेड डेनिम जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट उनके गोरे रंग पर बहुत सूट कर रही थी। आज वो कुछ अलग ही लग रहे थे। कैसी हैं आप? मैं तो तब से लगातार उनको ही देखे जा रही थी। इस बात पर एकदम सटपटा गई। मैं ठीक हूँ, आप आइए अंदर, एक तरफ होते हुए मैंने कहा। अंदर अभी हमारे बीच औपचारिक बातचीत खत्म भी नहीं हुई थी कि निकिता बोल पड़ी, सॉरी शशांक जी, वो ना मुझे विकास से एक जरूरी बात करनी है, तो मैं अभी आती हूँ। तब तक आप और दीपिका बात कीजिए। जाते जाते वो मेरी तरफ एक आंख मार गई। मतलब उसे कोई जरूरी बात नहीं करनी थी, वो बस हमें अकेले थोड़ा वक्त दे रही थी। काफी देर तक हम दोनों के बीच में सिर्फ शांति बनी रही। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी, आखिर शशांक जी ने ही हमारे बीच फैले मौन को तोड़ते हुए कहा। जज जी नहीं, वो तो बस निकिता ने शरारत कर दी थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या बोलूं। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, दोस्त इस तरह की मजाक कर ही दिया करते हैं। वैसे आपकी फ्रेंड है बहुत प्यारी, शशांक जी बोले। निकिता कितनी भी अच्छी हो, लेकिन शशांक जी के मुंह से उसकी तारीफ मुझे पसंद नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। शशांक जी उठकर चल दिए। मुझे कुछ कहना था आपसे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बात कैसे कहूँ। दरवाजे पर पहुंच गए शशांक जी पलटकर मेरी तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगे। इस निकिता को भी अभी भागना था। वो होती तो थोड़ा सहारा रहता। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है आप समझ नहीं पा रही, बात कैसे कहूँ। ऐसा करिए, जब आप कंफर्टेबल हों तब मुझे कॉल करके बात बता दीजिएगा। इतना कहकर वो वापस जाने के लिए मुड़ गए। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो सीधा शादी की बात कर दी? आखिर बिल्ली थैले से बाहर निकल ही आई। देखो दीपिका, मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, इन सारे सवालों या तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं तुम्हें तब देता जब तुम मेरी पत्नी बनती। लेकिन जब कोई वैसी बात नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम इस बात को यहीं भूल जाओ। किसी शशांक से तुम मिली थी या उसने तुमसे कुछ कहा भी था? शशांक जी अपनी बात खत्म करके वापस जाने के लिए मुड़ गए। भूल जाऊं? कितनी आसानी से कह दिया आपने। कभी सोचा है आपने, आपकी बातों ने मेरे दिल दिमाग में क्या हलचल मचाई है। मेरी शांत जिंदगी में अचानक एक ठंडी हवा की तरह आते हैं। मैं कुछ सोच समझ पाऊं उससे पहले फैसला सुना देते हैं कि मैं आपको भूल जाऊं। मेरे अंदर का लावा अचानक से ही फट पड़ा। शशांक जो अभी अभी जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ ही रहे थे, अब पलटकर हैरानी से मुझे देख रहे थे। मेरा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब आप तक ही सिमट कर रह गया है। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, लेकिन हर वक्त सिर्फ आपके ही बारे में सोचती रहती हूँ। पता नहीं कौन सा जादू किया है आपने। मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि कब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ी। सच कहूँ तो उस वक्त मैं क्या कर रही हूँ इसका एहसास तक मुझे नहीं था। शशांक जी भी मुझे इस हाल में देखकर घबरा गए। वो भी मेरे पास आकर बैठ गए। प्लीज दीपिका देखो, शांत हो जाओ। तुम जो भी जानना चाहती हो वो सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा, बस तुम चुप हो जाओ। मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले। मेरा रोना देखकर वो भी नर्वस हो गए थे। पता नहीं क्यों उनके इस तरह कहने से मेरा रोना रुकने की जगह और बढ़ गया। अचानक शशांक जी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। प्लीज यार तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारा हर आंसू मुझे तकलीफ देता है। आई रियली लव यू।
उनकी आवाज़ भी कांपने लगी थी, शायद उनकी आंखें भी भर आई थीं। उनकी बात सुनकर मेरा रोना अचानक से रुक गया। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाई थी कि जो कुछ अभी मैंने सुना, क्या वो मैंने ठीक सुना है? मैं चुप हुई तो शशांक जी को भी एहसास हुआ। वो एकदम से अलग हुए। सॉरी, उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ। आप प्लीज़ बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गई। वापस जब कमरे में आ रही थी तो दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ अभी मैंने सुना, क्या वो ठीक सुना? क्या शशांक जी सच में मुझे प्यार करते हैं? कमरे में शशांक जी सिर झुकाए बैठे थे। ये भी ना अजीब है, कहाँ पहली बार बात करने में ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अब आई लव यू बोल के इतना शर्मा के दिखा रहे हैं। मैंने चाय बनाकर दी, जो उन्होंने चुपचाप ले ली। अब मुझे लग रहा था जैसे अब शायद ही वो कुछ बोलेंगे। आप प्लीज इमोशनल मत हुआ करिए, लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते। मैंने अपनी तरफ से बड़ी समझदारी भरी बात कही थी। क्यों, लड़कों के अंदर फीलिंग्स नहीं होती क्या? दुखी होने पर रोना और खुश होने पर हंसना, ये तो हर ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। इसमें लड़का लड़की वाली कोई बात नहीं है। अब तक वो भी खुद को संभाल चुके थे। मैं कभी चाय नहीं पीता, लेकिन आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। चाय खत्म होने तक निकिता भी वापस आ गई थी। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातों से वो उनको हंसाती रही। उसके बाद शशांक जी चले गए, लेकिन इस बार लगा कि जाते जाते अपने साथ मेरा दिल भी ले गए हैं। हाँ तो बेटा शुरू हो जा और वो सब बता जो मैंने मिस कर दिया। मैं कुछ जवाब दे पाती उसके पहले ही दरवाजे की घंटी बजी। अंकल आंटी और निखिल गांव से वापस आ गए थे। उनके आते ही मैंने अपने घर जाने की इजाज़त मांगी तो आंटी ने निखिल के साथ मुझे मेरे घर भेज दिया। मैं भी अभी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। मैं बस उस एहसास को जीना चाहती थी जो अभी अभी मुझे हुआ था। आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं बिना खाए पिए सीधे अपने कमरे में चली गई। माँ ने पूछा भी, खाने को तो मैंने बोल दिया निकिता के घर खा कर आई हूँ। रह रह कर मेरी आंखों के आगे वही सीन घूम जाता जब शशांक जी ने मुझे गले लगाकर आई लव यू बोला था। उस पल के बाद से एक परमानेंट स्माइल मेरे फेस पर चिपक गई थी। मैं बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी कि शायद शशांक जी कोई मैसेज करें, लेकिन उधर से कोई मैसेज नहीं आया। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने इधर से हेलो लिखकर भेज दिया। करीब 5 मिनट बाद उधर से भी जवाब हेलो आया। अब क्या बोलूं समझ नहीं पा रही थी तो पूछ लिया, डिनर कर लिया आपने? जी हाँ, उधर से बस इतना सा ही जवाब आया। अब क्या बात करूं, ये सोचते हुए मैंने दोबारा फ़ोन उठाया ही था कि उसमें एक मैसेज आ गया, और आपने खाना खाया? जी हाँ, मैंने भी उनका जवाब उनको ही टिका दिया। गुड, उधर से फिर एक शॉर्ट रिप्लाई आया। कितनी अजीब बात है ना, जब शशांक जी ने पहली दफ़ा जब मुझे फ़ोन किया था और शादी के लिए प्रपोज किया था, तब हमने नॉन स्टॉप 1 घंटे दुनिया जहान की बातें कर डाली थीं। तब कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन आज एक एक शब्द बोलना मुश्किल हो रहा था। आज शब्दों पर भावनाएं भारी पड़ रही थीं। क्या कर रहे थे? आखिर मैंने बात बढ़ाने के उद्देश्य से अगला मैसेज कर ही दिया। कुछ नहीं, बस गार्डन में वॉक कर रहा हूँ। आप भी किया कीजिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ। अब की बार थोड़ा लंबा जवाब आया था। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके हमने फ़ोन रख दिया। अब तो ये मेरा रोज का रूटीन बन गया था। जब तक रात को मैं शशांक जी से बात ना कर लूं, मुझे नींद नहीं आती थी। अब हम दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे। हाँ, पर उस दिन के बाद हमारे बीच में दोबारा वो प्यार मोहब्बत वाली कोई बात नहीं हुई। हम दोस्तों की तरह दुनिया जहान की बातें किया करते थे। बातों बातों में एक दिन उन्होंने बताया कि यहाँ पोस्टिंग हुए इतने दिन होने के बाद भी वो अभी तक बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जा सके हैं। तो मैंने झट से प्रस्ताव रखा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दर्शन करवा के लाती हूँ। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने हामी भर ली। ठीक है, तो इस संडे आप मुझे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करवा के लाएंगी? ओके, डन। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। आखिर उनके साथ बिताने के लिए एक पूरा दिन मिल रहा था। मेरे लिए यही मेरी पहली डेट थी। संडे मॉर्निंग शशांक जी का मैसेज आया कि 9 बजे वो मुझे कारगिल से पिक कर लेंगे। मैं भी टाइम पर तैयार होकर तय जगह पर आ गई। घर पर मैंने बोल दिया था कि आज मैं दिन भर निकिता के साथ रहूंगी। मैं जानती थी कि झूठ बोलकर घर वालों को धोखा देना अच्छी बात नहीं है,
पर दिल का क्या करें साहब, ये जो ना कराए वो कम है। 2 मिनट बाद ही वहां एक बाइक आकर रुकी। मैं चौंक गई क्योंकि मुझे शशांक जी के बाइक से आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बाइक से ही आए थे। वो जब भी सामने आते तो एक न एक सरप्राइज दे ही जाते। अब बैठोगी या यहीं खड़े खड़े बिहारी जी के दर्शन करवा देने की कोई टेक्निक जानती हो? उनकी आवाज़ से जैसी मेरी तंद्रा टूटी हो, मैं बिना कुछ बोले पीछे बैठ गई और हम लोग मथुरा के लिए निकल पड़े। आज आसमान में बादल घिरे हुए थे, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। सही मायने में वो मौसम बाइक राइड के लिए एकदम परफेक्ट था। हमने बिहारी जी के दर्शन किए और एक रेस्टोरेंट में लंच किया। जब हम लंच कर ही रहे थे, तभी बारिश शुरू हो गई और पानी भी ऐसे बरस रहा था मानो आज बाढ़ ही आ जाएगी। 1 डेढ़ घंटे तो हम बात करते रहे और सोचते रहे बारिश बंद होते ही हम निकल लेंगे, लेकिन बारिश भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था, शशांक जी के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। दोपहर के 3 बजे थे, लेकिन बाहर घने बादलों और बारिश की वजह से रात का सा एहसास हो रहा था। तुम्हें लेट हो जाएगा अगर बारिश ना थमी तो, शशांक जी फिक्रमंद होकर बोले। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकी। तभी मेरा फोन बज उठा। देखा तो निकिता थी। हेलो मेरी गुलफाम, क्या कर रही है? वो शुरू हो चुकी थी। कुछ नहीं, तू बता। मैंने सवाल के बदले सवाल कर दिया। मैं क्या बोलूं यार, सुबह से यहाँ बारिश हो रही है और अब ऐसे में ना मुझे मेरे बिक्कू बाबू की बहुत याद आ रही है। हाय, ऐसे रोमांटिक मौसम में वो मुझसे इतने दूर क्यों हैं? तू मेरी अच्छी बहन है ना यार, मुझे कहीं से उड़ने के लिए पंख ला दे। मुझे अपने बिक्कू के पास जाना है। उसकी बेसर पैर की हाँक शुरू हो चुकी थी। मैं नहीं दे सकती। मैंने अपनी पंख बनाने वाली फैक्ट्री बंद कर रखी है। मैंने भी उसी अंदाज में कहा। बेदर्दी वालमा। वो मुंह बिचकाकर बोली। सुनना, कुछ कर मेरी लाडो। वो बिक्कू ना फाइलों में सर खपा रहा है। जब मैंने बोला मुझसे बात कर लो, तो कहता है कि बेबी अभी नहीं, रात को करता हूँ बात, अभी बिजी हूँ। वो ठुनकते हुए बोली। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। हंस मत, अगर मैं वहां होती तब देखती कि इतनी हॉट बीबी के होते वो कैसे फाइलों में घुसता। उसका दुखड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बस कर मेरी अम्मा, मैंने हंसकर कहा। तू क्या कर रही है? अब तो अपना दुखड़ा भूलकर मुझसे सवाल कर रही थी। कुछ नहीं, बिहारी जी के दर्शन के लिए आई थी शशांक जी के साथ। मैंने थोड़ी झिझक के साथ सच सच बोल दिया। आय हाय मेरी रामकली, एक हम हैं अपने बिक्कू की याद में पिघल रहे हैं और एक तुम हो जो अपने उनके साथ बिहारी जी के दर्शन के बहाने झप्पियां पप्पियां पा रही हो। वैसे घर पे क्या बोल के आई है मेरी इंटेलिजेंट मैडम? वो बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली। यही कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने भी मजे लेते हुए बोल दिया। हट कमीनी झूठी, वापस आ तब तुझे बताती हूँ। अभी तो तू अपनी डेट एंजॉय कर। वो हंसते हुए बोली। ठीक है, बता लेना। मैंने भी हंसकर जवाब दिया और फोन रख दिया। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी और अब तो बिल्कुल रात सी लगने लगी थी। जो अभी निकिता की बातें सुनकर मस्ती के मूड में आ गई थी, अब मैं भी परेशान होने लगी थी। सॉरी, मुझे आज बाइक से आने का प्लान नहीं करना चाहिए था। अच्छा, एक काम करता हूँ, एक कैब बुक कर लेता हूँ। आप निकल जाइए, मैं पीछे से बाइक लेकर आता हूँ। शशांक जी ने कहा। नहीं, मैं अकेले कैब में नहीं जाऊंगी और आप भी बारिश में भीगते हुए बाइक मत चलाइएगा, आपको सर्दी जल्दी हो जाती है। मेरी आंखों के सामने पिछली मुलाकात में हुई बारिश घूम गई। अरे आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी हम बहस कर ही रहे थे कि मेरा फोन फिर बज उठा। इस बार घर से फोन था। अब क्या कहूंगी घर पे। इसी कसमकस में मैंने फोन उठा लिया। बेटा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम वृंदावन गई हो बिहारी जी के दर्शन के लिए? फोन पर माँ थी। जी जी माँ, वो बस ऐसे ही प्लान बन गया तो आपको बता नहीं पाई। सॉरी, मैंने हकलाते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं बेटा, निकिता ने मुझे सब बता दिया है। बारिश ज्यादा होने की वजह से तुम लोग निकिता की बुआ के यहाँ मथुरा में रुक रहे हो। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी। इतना बोलकर माँ ने फोन रख दिया। मैंने तुरंत निकिता को कॉल किया। बोल मेरी मैना, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वो तो जैसे तैयार बैठी थी मेरे फोन के लिए। सरप्राइज की माँ, तूने ये क्या किया? मैं गुस्से से बोली। लो जी, मैंने तो तुम लव के लिए टाइम मैनेज किया तो बजाय थैंक यू बोलने के दाना पानी लेकर मुझ पर ही चढ़ाई कर रही हो। वो भी तुनक के बोली। और किस पर चढ़ाई करूं? तूने तो रायता फैला दिया। अब आज रात मैं कहाँ जाऊंगी? कौन सी बुआ है यहाँ पर, बता जरा।
देख मेरे बिक्कू तो मेरे पास है नहीं, तो सोचा आज तुम्हें और शशांक जी को ही मिलवा दिया जाए। इंजॉय और नाइट बेबी। इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। उस बेवकूफ़ ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया था। दीपिका तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। शशांक जी मेरी बात सुनकर सिचुएशन समझ चुके थे। तुम्हारे पास कोई आईडी प्रूफ है अभी? उनके पूछने पर मैंने इनकार में सर हिला दिया। चलो कोई बात नहीं, मेरी आईडी पर रूम ले लूँगा, तुम उसमें रुक जाना, मैं बाहर कुछ देख लूँगा। अच्छा चलो अब उठो यहाँ से, शशांक जी ने कुछ सोचते हुए कहा। मेरी तो सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो गई थी, तो जैसा शशांक जी ने कहा मैंने वैसा ही किया। होटल में रूम बुक करवाते समय शशांक जी ने हम दोनों के रिलेशनशिप के कॉलम में पति पत्नी लिखा। पति पत्नी के अलावा और किस रिश्ते में मैं और तुम एक रूम में चेक इन कर सकते हैं? रूम में पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने इस बात की सफाई दी। शायद उन्होंने मेरी आंखों में आते सवाल को पढ़ लिया था। ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो रिसेप्शन पर रूम सर्विस के लिए फ़ोन कर लेना और रूम अंदर से लॉक कर लेना। बाकी कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। ओके। रूम में आने के बाद अच्छे से सब चेक करने के बाद शशांक जी बोले। मैंने बस सर हिलाकर हामी भर दी। शशांक जी के जाते ही रूम में बिस्तर पर लेट गई। क्या सोचा था और क्या हो गया, यही सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक तेज आवाज़ से मेरी आँख खुली। बाहर अजीब शोर हो रहा था, मानो तूफान आया हुआ हो। शाम के 7 बज रहे थे। तभी मुझे शशांक जी का ख्याल आया। वो इस वक्त कहाँ होंगे? कहीं दूसरी जगह रूम ले लिया होगा शायद। नहीं, उनकी आईडी तो यहाँ जमा है, तो दूसरी किस जगह रूम ले पाएंगे? मतलब इस बारिश तूफान में वो बस इसलिए बाहर हैं ताकि मैं कंफर्टेबल रह सकूं। उफ, जब उनके साथ दर्शन करने यहाँ तक आ सकती हूँ तो क्या इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकती? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मैंने जल्दी से उनको फ़ोन लगा दिया। हाँ दीपिका, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठ गया। खुद परेशानी झेल रहे हैं फिर भी मेरी चिंता कर रहे हैं। मेरे दिल में उनकी इज्जत एक पायदान और ऊपर उठ गए। आप यहाँ आ जाइए। मैं बस इससे ज़्यादा कुछ बोल ना सकी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा देखो तुम परेशान मत हो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। इतना बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब मैं वक्त देखते हुए कमरे में टहल रही थी। करीब 7-8 मिनट बाद किसी ने डोर नॉक किया। कौन? मैंने एहतियातन पूछा। मैं हूँ, ये शशांक जी ही थे। मैंने एक झटके से गेट खोल दिया। सामने शशांक जी को देखकर एक अजीब सा सुकून मिल गया। मुझे नहीं पता अचानक मुझे क्या हुआ कि मैं वहीं दरवाजे पर ही उनके गले लग गई और रो पड़ी। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो भी मेरे रोने से परेशान हो गए। आप मुझे छोड़कर क्यों गए थे? मैंने रोते हुए शिकायत की। मैं कहाँ छोड़ गया था, मैं तो बताकर गया था। उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। अच्छा अब अंदर तो चलो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? उन्होंने हल्की स्माइल के साथ कहा। जब आप नीचे रजिस्टर में हमारा रिश्ता पति पत्नी का लिख कर आए हैं तो कोई और कुछ क्यों सोचेगा? ठीक है, जो हुक्म आपका। उन्होंने भी कसकर बाहों में भरते हुए गेट बंद कर लिया। मैंने भी शर्माकर अपना चेहरा उनके सीने में छुपा लिया। फिर उन्होंने एक प्यार की मोहर मेरे माथे पर लगा दी। आई लव यू माई सोना। धीमे से कान के पास एक सरगोशी हुई। मेरी आंखें शर्म से झुककर बंद हो चुकी थीं। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी या कॉफ़ी? उन्होंने माहौल को बदलने की खातिर पूछा। मैंने सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखा। और इस अंदाज में मत देखो, वरना कुछ हो गया तो मुझे दोष मत देना कि शादी के पहले ये सब नहीं करना था। मैंने सटपटाकर निगाह नीचे कर ली तो शशांक इस बात पर खुलकर हंस दिए। उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर की थी। आपने उस दिन स्कूल में मुझ में ऐसा क्या देखा था जो शादी जैसा बड़ा फैसला कर लिया? आप इतने बड़े अधिकारी और मैं एक सामान्य स्कूल टीचर। हमेशा मन में उछलने वाला सवाल जो वहाँ पर आ ही गया। देखो, इस सवाल का जवाब तो मैं तुमको हमारी फर्स्ट नाइट को देना चाहता हूँ, पर अगर तुम्हें जानने की इतनी ही इच्छा है तो फिर ठीक है। आज मौका भी है और दस्तूर भी। और वैसे भी बिहारी जी के मंदिर के आंगन में मैंने तुम्हें तन मन धन सबसे अपनी पत्नी मान लिया था, और अब तुमसे अलग मुझे कोई नहीं कर सकता, खुद तुम भी नहीं। अब मैं वो सब आज करूं या बाद में, ये तो मुझ पर है। शशांक ने शरारत भरी नजरों से तकते हुए कहा। रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूँ, परेशान मत हो। हाँ बस तुमको ये गेट जैसी शरारत मत करना, वरना शायद अब की मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाऊँ। शशांक ने मुस्कुराकर कहा।
और मैंने तुमसे शादी का फैसला तभी कर लिया था जब ना ही मैं कुछ था और ना ही तुम। मैं नासमझी की तरह उनका चेहरा देख रही थी। तब शशांक ने मुझे हमारी पहली मुलाकात से लेकर अब तक की पूरी दास्तान सुना डाली। अपनी हर बेकरारी का इजहार आज कर दिया था। मैं बस अचंभित होकर सब सुन रही थी। ये सब अब से पहले बस फिल्मों में ऐसा होता देखा था, पर ये सब मेरी लाइफ में रियल हो रहा था। कोई मुझसे भी इतना प्यार कर सकता है, ये सोचकर ही मन मस्त मगन हो गया था। फिर डिनर करके हम बातें करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला। मेरी आंख खुली तो मैं बेड पर थी और शशांक सोफे पर। जब तक मैं नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर आई तब तक शशांक भी उठ गए थे। 10 मिनट में वो भी तैयार हो चुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया तो हम उसे खाकर वापस घर के लिए निकल लिए। रात के बाद से ही शशांक का एक नया रूप सामने था। बार बार ब्रेक मारते जिससे मेरे और उनके बीच की दूरी कम होती जाती। क्या कर रहे हैं, ठीक से चलाइए ना, मैंने शिकायत की। क्यों चलाऊं ठीक से? मुझे मेरे और मेरी वाइफ ही के बीच कोई भी नहीं चाहिए, हवा भी नहीं। शशांक की शरारत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में लेटी ही थी कि निकिता की कॉल आ गई। वो कल क्या क्या हुआ जानना चाहती थी। मैंने उसे सब बता दिया। हम अब तुम तोता मैना की जोड़ी को जल्द ही एक करना पड़ेगा, वरना तुम लोग मुझे साली बनने से पहले मौसी बना दोगे, निकिता ने बुजुर्गों की स्टाइल में बोली। शट अप, मैंने उसे प्यार से झिड़क दिया। लेकिन ये वाकई बड़ी प्रॉब्लम थी कि घर वालों तक इस रिश्ते की बात पहुंचाई कैसे जाए। नेक्स्ट डे निकिता सुबह सुबह हमारे घर थी। माँ से इधर उधर की बात करके उसने मुद्दे की बात की। उसने शशांक को अपना परिचित बता दिया और माँ को मना लिया कि वो पापा से इस बारे में बात करेंगी। 2 दिन बाद निकिता का फोन आया। सुन, मेरे जीजा जी को बता देना कि कल मैं और उनके ससुर जी उनसे मिलने ऑफिस आ रहे हैं। वो मेरे साथ ऐसे पेश आए जैसे हम पुराने मिलने वाले हों। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। नेक्स्ट डे जब पापा शशांक से मिलकर आए तो बहुत खुश थे, मतलब शशांक उन्हें पसंद आए थे। रात को पहले मैंने निकिता को कॉल किया और आज क्या हुआ वो पूछा। बन्नो, तेरी शहनाई भी जल्द बजने वाली है, जीजू अंकल को बहुत पसंद आए हैं। अच्छा, मैं बस मुस्कुराकर इतना ही कह सकी। 2 दिन बाद पापा शशांक के पापा से मिलने कानपुर चले गए, लेकिन वहां से लौटने के बाद उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही थी जो शशांक से मिलने के बाद दिखी थी। मैंने जो कुछ माँ पापा की बातें छुपकर सुनी थी उसका एक ही मतलब था कि शशांक के फादर ने दहेज में एक बड़ी रकम मांग ली थी जिसे देना मेरे पापा के बस में नहीं था, और उनको लगता था कि उनके अफसर बेटे से शादी करने की हैसियत किसी बड़े कारोबारी या नेता विधायक की बहन बेटी की हो सकती है, एक कॉलेज लेक्चरर की बेटी की नहीं। मैंने इस बारे में शशांक से बात करने की सोची। अपने रूम में आकर मैंने शशांक को कॉल लगाया। हाँ जी बेगम साहिबा, गुलाम को इस वक्त कैसे याद कर लिया? मथुरा से वापस आने के बाद हमारे बीच की सारी हिचक खत्म हो चुकी थी। अब शशांक अपनी फीलिंग्स का खुलकर इजहार करने लगे थे। पापा आपके घर कानपुर गए थे, आपको मालूम है? मैंने अपनी बात कही। हाँ, तुमने बताया था, लेकिन मेरी घर पर किसी से बात नहीं हो पाई है। आजकल थोड़ा काम ज्यादा है इसलिए। वैसे हुआ क्या? वो बोले। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। कैसा है ये इंसान? यहाँ हमारी जिंदगी का फैसला होने को है और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम्हारे पापा ने दहेज में बड़ी रकम मांगी है और उनके हिसाब से उनका अफसर बेटा अफसर या नेता विधायक की बहन बेटी के लायक है। मैंने थोड़े कड़वे लहजे में कहा। हाँ, ये तो पापा ने ठीक कहा। मैं किसी अफसर विधायक की बेटी के लायक हूँ, लेकिन पापा को ये नहीं पता कि एक स्कूल की मैडम का रुतबा इन सब पर भारी पड़ गया और वो उसको चुरा कर ले गई। शशांक ने हंसते हुए कहा। मैं सीरियस हूँ और तुमको मजाक सूझ रहा है। दहेज के पीछे पापा ने पिछला रिश्ता तोड़ दिया था। मुझे शशांक की बेवक्त की मस्खरी अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ, तो पिछला रिश्ता किसी अधिकारी का नहीं था, वरना तुम्हारे पापा इनकार करने से पहले 100 बार सोचते। आज पता नहीं शशांक किस मूड में थे। मेरे पापा उसूलों से कभी समझौता नहीं करेंगे, समझे तुम? और अब तो लग रहा है बाप का घमंड बेटे के सर पर भी चढ़कर बोल रहा है। बस एक अफसर हो, कोई खुदा नहीं, जो तुम्हारे बाप तुमको पता नहीं कहीं का प्रिंस समझ रहे हैं। मेरा गुस्सा अब सर चढ़कर बोलने लगा था। दीपिका, तमीज से बात करो। मेरे पापा तुम्हारे भी कुछ लगेंगे। और रही बात प्रिंस की, तो मैं हाँ हूँ, अपने पापा का प्रिंस हूँ। और बात सिर्फ अफसरी की नहीं है। हमारा कारोबार सालाना करोड़ों का टर्नओवर देता है और हम खानदानी लोग हैं।
और सुनो, पापा ने दहेज नहीं मांगा होगा, उन्होंने बस वो पैसे बताए होंगे जो हमारी शादी की अलग अलग सेरेमनी में खर्चा होगा। आखिर हमारा एक सोशल स्टेटस है। शशांक ने कहा। ओह, तो अलग सोशल स्टेटस से बिलोंग करते हैं। फिर आप और मैं एक साथ में क्या कर रहे हैं? जाइए, आप किसी विधायक, सांसद, मंत्री संतरी की बेटी से शादी कीजिए। मेरा आपका कोई जोड़ नहीं है। अब मेरा सब्र जवाब दे चुका था। दीपिका देखो, तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। शशांक ने कुछ कहना चाहा। नहीं शशांक जी, गलत तो अब तक आपको समझती आई थी, अब जाकर सही समझा है। अब से आपके और मेरे रास्ते अलग हैं। भगवान के लिए भूल कर भी मेरे सामने मत आना। गुड बाय फॉर एवर। इतना कहकर मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके बेड पर फेंक दिया और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। दिल टूटने का क्या दर्द होता है, आज महसूस हो रहा था। दिल का दर्द आंखों से बाहर आ रहा था। फ़ोन रखकर मैं वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। ये क्या कह दिया शशांक ने? अभी तो हमने मिलकर ख्वाब देखना शुरू भी नहीं किया था कि ये सब। मैं बस खाली आंखों से फ़ोन तक रही थी कि फ़ोन फिर से बज उठा। शशांक ही थे। मैंने फ़ोन काट दिया और डू नॉट कॉल और मैसेज मी एवर का मैसेज भेजकर फ़ोन स्विच ऑफ करके बेड पर फेंक दिया। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं उस रात कब तक रोती रही, पता ही नहीं चला। जिंदगी एक अजीब से ढर्रे पर चल रही थी। हंसना चाहती थी तो आंसू छलक आते थे। उस दिन के बाद से शशांक की भी कोई कॉल नहीं आई। मैंने खुद को पूरी तरह से काम में डुबो लिया था। स्कूल में होती तो पूरा समय बच्चों में बीत जाता और घर आते ही माँ या भाभी की किचन में मदद के बहाने खुद को व्यस्त रखती। फिर भी समय बचता तो नन्हे अबीर के साथ काट लेती। रात को जब कमरे में अपने बिस्तर पर आती तो थकान से चूर होती। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब आंखें बंद करती तो छम से शशांक की छवि आंखों में उतर आती और वो दर्द बनकर आंखों से बहने लगते। उन्हीं दिनों एक और झटका मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी सबसे अच्छी सहेली मेरी निकिता मुंबई में एक रोड एक्सीडेंट में हम सबको छोड़कर चली गई थी। उसके जाने का दुख जितना उसके माता पिता को था उतना तो नहीं कह सकती, लेकिन कम भी नहीं था। उस वक्त मैं शशांक को सोच भी नहीं पा रही थी। हर वक्त बस निकिता हंसती मुस्कुराती आंखों के आगे आ जाती। वो थी ही ऐसी, हर किसी को अपना बना लेना और रोते को हंसा देने का हुनर था उसके पास। वो कमबख्त के लिए दुनिया में आई थी, लेकिन उस वक्त मैं भी उसने भरपूर प्यार दिया और लिया था। एक दिन प्रिंसिपल मैडम ने मुझे टोक ही दिया। क्या बात है दीपिका, मैं देख रही हूँ पिछले कई दिनों से तुम कुछ खोई खोई सी रहने लगी हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर विद मी यू। मन ही मन घुटने से क्या फ़ायदा। नहीं मैडम, कोई बात नहीं। कहने को तो मैं कह गई, लेकिन आंखों ने जुबान का साथ छोड़ दिया और दो बूंदें आंखों से झर गईं। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। मैडम ने अफसोस से सर हिलाते हुए मुझे कमरे से जाने को कह दिया। मैं भी बिना एक मिनट गवाए कमरे से बाहर आकर सीधे बाथरूम में घुस गई। मैं किसी के सामने अपने जज्बात जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। घर पर माँ को कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ। उन्होंने कई बार जानने की कोशिश की, पर मैं हमेशा सफाई से बात टाल गई। इस वाक्य को अब करीब एक महीना बीत चुका था कि मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई। नंबर अनजान था। मैं उस वक्त स्कूल में थी, इसलिए कॉल रिसीव नहीं की। सोचा बाद में कॉल बैक कर लूँगी, पर बाद में मैं भूल गई। अगले दिन फिर उसी वक्त फ़ोन बजा तो देखा तो वही नंबर था। क्लास ख़त्म करके मैंने उस नंबर पर कॉल बैक किया। हेलो दीपिका, मेरे हेलो के जवाब में उधर से पूछा गया। जी हाँ, बोल रही हूँ, मैंने जवाब में कहा। मैं मिताली बोल रही हूँ, शशांक की बड़ी बहन। आज कितने दिन के बाद शशांक जी का नाम सुना था। शशांक के मुंह से मिताली दी का जिक्र सुन चुकी थी। माँ के बाद शशांक जी मिताली दी को ही सबसे ज़्यादा मानते थे। जी दी, नमस्ते। एक पल को लगा कि एक हार्ट बीट कहीं मिस हुई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए मैंने कहा, दीपिका प्लीज मेरे भाई को बचा लो। वो रो देने जैसी आवाज में बोली, क्या हुआ दी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? शशांक जी ठीक तो हैं? क्या करें कमबख्त इस दिल का। ये उनके बारे में सुनकर हड़बड़ा गया। नहीं दीपिका, मेरा भाई बिल्कुल ठीक नहीं है। वो खुद को घोल घोल कर मारने पर तुला है। घर में किसी से बात तक नहीं कर रहा। पापा से तो उसने झगड़ा ही कर लिया। कहता है कि शादी नहीं करेगा, और अगर किसी ने जिद की
तो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। वो रोते रोते बोली। ये सुनकर मैं भी अंदर से घबरा गई, लेकिन ऊपरी तौर पर खुद को मजबूत दिखाते हुए पूछा, पर इस सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और अब इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा कि तुमसे बात भी कर सके, इसीलिए खुद ही अंदर घुल रहा है। मैं जानती हूँ दीपिका, जितना प्यार वो पागल तुमसे करता है उतना तुम भी उसे चाहती हो। उसी प्यार की खातिर प्लीज उसे खुद को तबाह करने से रोक लो। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि उनको क्या जवाब दूं। ठीक है दी, मैं बात करती हूँ। मैं बस यही कह सकी। सच कहूँ तो अब मुझे जबरदस्त गुस्सा आ रहा है। क्या इंसान है ये, खुद भी दुख झेल रहा है और अपने साथ अपने से जुड़े हर रिश्ते को भी दुख दे रहा है। मैं कैसी हूँ और अपना ख्याल रखूँ। ऐसी बातों के बाद ही दी ने फोन रख दिया। मैंने तुरंत शशांक को फोन लगाया। 2 बैल के बाद फोन रिसीव हो गया। कहाँ हो? मैंने शशांक की आवाज़ सुनते ही थोड़े गुस्से में कहा। ऑफिस में ही हूँ। शशांक की आवाज़ में थकान का एहसास था। मुझसे अभी मिलो। मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा था। अभी? थोड़े असमंजस में पूछा गया। हाँ अभी। कम सुनते हो क्या? मैं एड्रेस सेंड कर रही हूँ। आधे घंटे में मुझे वहाँ मिलो। इतना कहकर बिना कुछ सुने मैंने फ़ोन रख दिया और हाफ डे लीव के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर बढ़ गई। स्कूल से निकलकर जब मैं बताई जगह पर पहुंची, वो मेरे स्कूल से थोड़ा आगे किसी और गांव का लिंक रोड था, जहां आवागमन बहुत ही कम था। तो वहां शशांक की गाड़ी पहले से खड़ी थी और ड्राइविंग सीट पर शशांक ही थे। मैंने दूसरी तरफ का गेट खोल लिया और बाजू वाली सीट पर बैठ गई। मैं जो स्कूल से गुस्से में रास्ते भर ये सोचती आई कि आज शशांक को ये सुनाऊंगी वो सुनाऊंगी, लेकिन सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। ये वो शशांक ही नहीं जिससे मैं मिली थी, ये तो कोई और ही थे। बड़ी हुई दाढ़ी, कमजोर शरीर लग रहा था जैसे बरसों का बीमार इंसान हो। उनकी ये हालत देखकर मेरे दिल में कहीं एक दर्द की लहर सी उठी। मैं वो सब भूल गई जिसके लिए मैंने शशांक को बुलाया था। 2 मिनट हम दोनों के बीच एक सर्द खामोशी बनी रही, जिसे शशांक की आवाज़ ने खत्म किया। सॉरी दीपिका, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मैंने जो कुछ कहा तुम्हें वो गलत था। हालांकि मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने समझ लिया, पर जो कुछ हुआ प्लीज उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। उनकी आवाज़ के साथ साथ आंखें भी भीग चुकी थीं। सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए। मैंने भी तो दोबारा आपको आपकी बात कहने का मौका ही नहीं दिया। हर इंसान एक सेकेंड चांस रिजर्व करता है। दीपिका, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मर जाऊंगा मैं। इतना बोलकर शशांक मेरा हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो दिए। प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुमसे दूर रहकर मैं कौन सा खुश थी? ये 1 महीना मेरे लिए पहाड़ जैसा था। मैं भी रो दी। अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना, वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इतना कहकर हम कब आलिंगन में बंधकर एक दूसरे में खो गए, हमें खुद पता नहीं चला। कुछ पलों बाद जब होश आया तो मैं छटपटाकर पीछे हो गई। इतनी देर बाद शशांक के चेहरे पर स्माइल आई थी। सॉरी, मैं बहक गई थी, मैंने सफाई पेश करते हुए कहा। कौन बोला तुम बहक गई थी? वो तो तुम्हारा हक है, शशांक ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। मैंने शर्माकर अपना सर झुका लिया। गाड़ी अब हाईवे पर दौड़ती जा रही थी। ये हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने अचकचाकर पूछा। बिहारी जी के दर्शन करने, शशांक ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे लेकिन घर पे तो कुछ बताया नहीं, ऐसे कैसे? और लेट हो गई तो? मुझे अब फिक्र होने लगी थी। घर मैं चलूंगा तुम्हें छोड़ने और अपने ससुर जी के पैर पकड़ लूंगा कि मुझे कोई दहेज कोई पैसा कुछ नहीं चाहिए। आप बस अपनी बेटी मुझे दे दो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप घर जरूर आइए, लेकिन आज नहीं। पापा क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मैं शशांक की बात सुनकर थोड़ा घबरा गई थी। अच्छा पहले मंदिर चलते हैं, फिर सोचेंगे इस बारे में, शशांक ने बात खत्म करने के उद्देश्य से कहा। मंदिर पहुंचकर शशांक ने मुझे आगे भेज दिया, खुद पीछे फूलमाला और प्रसाद लेने लगे। हम जब मंदिर में दर्शन करके निकले तभी अचानक शशांक ने जेब से सिंदूर निकालकर मेरी मांग में भर दिया। ये क्या किया आपने? हम घर वालों की मर्जी से शादी करना चाहते हैं, ना कि इस तरह चोरी छिपे। मैं शशांक की इस कार्यवाही से हैरान थी। मेरे बहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि शशांक ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। चिंता मत करो, मैं बैंड बाजे के साथ और अपने हर बड़े के आशीर्वाद के साए में ही ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा, शशांक ने समझाते हुए कहा। तो फिर ये सब क्यों? मैंने अपनी मांग की ओर इशारा करते हुए कहा।
वो तो बस इसलिए कि तुम जो ये बात बात पर शर्मा कर दिखाती हो, इसीलिए तुम्हें ये बताने के लिए अब से तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। तो मैडम, जो चाहो बिंदास कर सकती हो। मजाल है किसी की जो तुम्हें रोक ले। शशांक ने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, चुप रहो। आप ये जो किया है ना आपने, ना तो मैं मिटाने की रही ना ही दिखाने की। मैंने झल्लाते हुए कहा, हे भगवान, सिंदूर में बहुत ताकत होती है। ये बस सुना था आज तक, आज साक्षात देख भी लिया। तुम्हारा तो पत्नी मोड ऑन हो गया। शशांक झूठी आह भरते हुए बोले, बकवास कम कीजिए और ये बताइए कि आपका जो केयर टेकर है वो आपको खाना दाना नहीं देता क्या? क्या हाल बना रखा है खुद का? कितने कमजोर लग रहे हो। बहुत देर से जो बात दिमाग में चल रही थी वो जुबां पर आ ही गई। अब यार लैला रूठेगी तो मजनू का यही हाल होगा ना। शशांक ने सर खुजाते हुए कहा, शटअप, बहुत बोलते हो आप। ये बातें बंद करके ड्राइविंग पर ध्यान दो। हमें वक्त पर घर भी पहुंचना है। ओके मैडम, जैसा आपका हुक्म, बोलकर शशांक ने गियर चेंज कर गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। गाड़ी में बैठी बैठी यही सोच रही थी, इस सिंदूर का अब क्या करूं मैं? घर में किसी ने देख लिया तो? लेकिन उसको पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। कुछ देर बाद मैंने अपने दुपट्टे से अपना सर ढक लिया। दरवाजे पर मुझे छोड़कर वो चले गए थे। मैं चोरों की तरह घर में घुसी, लेकिन माँ मुझे आंगन में ही मिल गई। आज लेट हो गई बेटा, पापा कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। पापा, लेकिन क्यों, कोई काम था क्या उन्हें मुझसे? मैंने हकलाते हुए पूछा। अरे नहीं, वो तो बस आज सब घर पे ही थे तो तुम्हारे पापा बोले आज सब साथ में चाय पीते हैं। ओह ठीक है माँ, आप चाय निकालो, मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। थोड़ी देर में हम सब चाय मिलकर ही पी रहे थे। मैंने बाल इस तरह बना रखे थे कि मांग का सिंदूर छिप गया था। अभी मैंने कप उठाया ही था कि दरवाजे की घंटी बज गई। मैं ही उठकर गेट खोलने गई। गेट खोला तो सामने शशांक खड़े थे। मैं बेवकूफ की तरह उनका मुंह तक रही थी। यार अब घूरना बंद करो, तुम्हारे साथ नहीं आया हूँ जो तेवर दिखा रही हो। अब हटो सामने से, मुझे अपने ससुर जी से मिलना है। वो धीरे से बोले, जिसे मेरे सिवा कोई नहीं सुन सका। मैं कुछ कह पाती तब तक माँ गेट पर आ चुकी थीं। शशांक ने आगे बढ़कर माँ के पैर छू लिए थे। माँ भी शशांक को इस तरह देखकर हैरान थीं। शशांक ने उसके पापा से मिलने की इच्छा जाहिर कर दी तो माँ उनको लेकर अंदर की ओर बढ़ गईं। पापा भी शशांक को इस तरह देखकर माँ की तरह हैरान रह गए थे। तब शशांक ने उनसे कहा कि उनको पता चला कि उनके पापा ने मेरे पापा से दहेज मांगा था और शशांक को दहेज से परहेज है। वो मुझे 2 कपड़ों में विदा कराने को तैयार हैं। उस दिन शशांक करीब 2 घंटे रुके और उस दरमियान उन्होंने पापा को ये एहसास दिला दिया कि वो पापा से बहुत इम्प्रेस हो गए हैं और इसीलिए उनकी बेटी यानी मुझसे हर हाल में शादी करना चाहते हैं। शशांक ने तो अगले 15 दिन के अंदर ही शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पापा ने कहा पहले अपने पापा से बात करो, फिर कोई मुहूर्त दिखवाते हैं। रात को जब खाने के बाद मैं रूम में आई तो देखा शशांक की 3 मिस्ड कॉल पड़ी थीं। मैं फोन को देखकर मुस्कुरा दी। अभी सोच ही रही थी कि फिर से फोन बज उठा। कहिए अब कौन सी कसर बाकी रह गई? मैंने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा, कसर तो जाने मन अभी पूरी बाकी है। आज हमारी शादी हुई है, कायदे से तो आज हमारी सुहागरात होनी चाहिए थी और तुम मजे से माँ के घर मौज उड़ा रही हो और पति बेचारा खाली बेड पर करवटें बदल रहा है। शशांक बड़ी तरंग में बोले, अब इतनी परेशानी है तो ले जाओ हमें सबकी मंजूरी से। मैंने भी पलटकर कह दिया, उसी की तो जुगत में हूँ। जल्द ही तुम्हें दीपिका शुक्ला से दीपिका शशांक मिश्र बनना है तो करिए कोशिश, लेकिन फिलहाल मुझे सोने दीजिए। मैंने हंसते हुए कहा, सही है, हमारी नींद उड़ाकर मैडम जी मजे से सोएंगी। वैसे यार तुम इतना सरमाया करोगी तो चुन्नू मुन्नू का क्या होगा? क्या मतलब? मतलब इतना शर्माओगी तो हमारे चुन्नू मुन्नू दुनिया में कैसे आएंगे? अब बस भी करिए, ये वक्त बताएगा कि कौन कितना शर्माता है। अच्छा, मतलब बाद में मैडम इस अबला पुरुष का चीरहरण कर देंगी। अच्छा, मुझे नींद आ रही है, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। ओके ओके, गुड नाइट मेरी शहजादी, एंड थैंक यू मुझ जैसे पागल को माफ़ करने और उससे प्यार करने के लिए। इतना कहकर शशांक ने फ़ोन रख दिया। मैं भी मुस्कुराकर बेड पर लेट गई। आंखों के आगे आज दोपहर का सीन आ गया कि कैसे हम दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खो गए थे। ये खुद तो बेशर्म है ही,
और अपने संग मुझे भी ऐसा ही बना देंगे। ये सोचते सोचते कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। आज कितने दिनों के बाद सुकून भरी नींद आई थी। सुबह जब मैं नाश्ता कर रही थी तो माँ मेरे पास बैठ गई। बेटा एक बात पूछूं? हाँ माँ। तुम और शशांक एक दूसरे से प्यार करते हो ना? माँ की खोजती नजरें मुझ पर ही थीं। मेरे मुंह में भरा पराठे का कौर गले में अटक चुका था। मेरी घबराहट देखकर माँ ने पानी का गिलास मेरी ओर बढ़ा दिया था, जो मैंने एक ही सांस में खाली कर दिया। घबराओ मत, मुझे और तेरे पापा दोनों को शशांक बहुत पसंद है। वो तो बस शशांक के पापा की दहेज की फरमाइश ने बात खत्म कर दी थी, वरना आज तो तू अपनी ससुराल में होती। और सच कहूँ तो मुझे खुशी है कि हम अपनी बेटी को उसके हिस्से की खुशी दिलवा रहे हैं। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, माँ ने मुझे खुद से लगाते हुए कहा। मैं बिना कुछ कहे उनके गले लग गई। सच कहा है किसी ने, माँ बाप से ज्यादा अपने बच्चों का भला बुरा कोई नहीं समझ सकता। आज तारों की छाँव में हमारी सप्तपदी पूरी हुई। हर कोई हमारी शादी पर खुश था, लेकिन सबसे ज्यादा खुश हम दोनों थे। आखिर हमारे प्यार को मंजिल जो मिल गई थी। शशांक ने कैसे अपने पापा को मनाया पता नहीं, लेकिन उन्होंने फिर कोई डिमांड नहीं की थी। लेकिन मेरे पापा ने भी दिल खोलकर खर्चा किया था, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो सबके छूटे अरमान मेरी शादी में ही पूरे होने थे। सोचा नहीं था, लेकिन उससे ज़्यादा भव्य शादी हमारी हुई थी। शादी के हर रस्म में शशांक मुझे बच्चों की तरह समझाते रहे, अब ये करना है, अब वो करना है। मुझे भी पंडित जी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मैंने उनको घूरते हुए कहा, हाँ लेकिन अब से तो तुम्हें ऑफिशियल संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी से उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो कौन सा कम पढ़ने वाले थे? अब तुम उठ रहे हो या नहीं? जब से ऑफिस से आए हो बस इस लैपटॉप से चिपके बैठे हो। फटाफट उठो और 2 मिनट में हाथ मुंह धोकर आओ। तब तक मैं टेबल पर डिनर लगाती हूँ। मैंने बेलन घुमाते हुए वार्निंग दी। डैडी अब उठ जाओ, वरना आपकी मम्मा आपकी सच में पिटाई कर देंगी। हमारे 5 साल के बेटे अगस्त ने अपने पापा को डराने की कोशिश की। हाँ यार, तेरी मम्मा कभी शहजादी हुआ करती थी, लेकिन अब तो जब देखो चंडी माता बनी रहती है। शशांक ने भी उसी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा। वो रूम कोई साउंड प्रूफ नहीं है, मुझे सब सुनाई दे रहा है, मैंने किचन से दोनों को हड़काते हुए कहा। इस पर शशांक हंसते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गए। डिनर खत्म करके मैं बर्तन समेटकर वापस किचन में आ गई, किचन साफ करने। अच्छा डैडी, मम्मा पहले शहजादी मतलब प्रिंसेस थी, पर अब क्यों नहीं है? मेरा बेटा थोड़ा ज़्यादा ही क्यूरियस है, उसके सवाल कभी खत्म नहीं होते और उसका शिकार सबसे ज़्यादा शशांक ही होते। बेटा, आपकी मम्मा कल भी प्रिंसेस थी और आज भी प्रिंसेस हैं, शशांक ने उसे समझाते हुए कहा। अच्छा मम्मा प्रिंसेस हैं, लेकिन कहाँ की? अगला सवाल आ गया। आपके डैडी की, शशांक ने जवाब दिया। लेकिन मम्मा तो कहती हैं कि सुरम्या आपकी और मम्मा दोनों की प्रिंसेस है। अगस्त ने अपनी 2 साला बहन की ओर इशारा करते हुए पूछा, जो खा पीकर सो चुकी थी। हाँ वो तो है ही हमारी प्रिंसेस, और तुम हमारे प्रिंस। अच्छा अब तुम ये मोबाइल देखो, कितना अच्छा गेम आया है। तब तक मैं तुम्हारी मम्मा से पूछ कर आता हूँ। शशांक ने उसको बहला दिया। मैं किचन का काम लगभग खत्म ही कर चुकी थी, बस अब सबको दूध देना बाकी था। तभी शशांक ने पीछे से आकर पकड़ लिया। क्या करते हो? बच्चे अभी तक सोए नहीं हैं, कुछ तो शर्म करो, मैंने प्यार से झिड़क कर कहा। लड़की तो सो गई है और आपके सुपुत्र को मोबाइल में बिजी करके आया हूँ, तो अब अपना मैदान एकदम क्लियर है। शशांक ने इधर उधर हाथ फेरते हुए कहा। तुम भी ना कोई मौका मत छोड़ना, मैंने भी बराबर सहयोग देते हुए कहा। सोच रहा हूँ सुरम्या भी 2 साल की हो गई है, अब इन दोनों के लिए कोई भाई या बहन आ जाना चाहिए। शशांक ने मुझे गोद में उठाते हुए कहा। जी नहीं, अब और नहीं, बस हम दो और हमारे दो। इतना कहकर मैंने अपने होठ शशांक के होठों पर रख दिए। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।